personal dream. Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? सबके लिए ताअत में है तेरी आबरू, सबके लिए है तेरे सिवा सारे सहारे कमज़ोर, सब अपने लिए और तू सबके लिए। यहाँ पर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, शहर के मौसिसी और यहाँ पर हाजिर आए पेरेंट्स और उनके अजीज़ व ख़ारिब, आपके यहाँ पर चेहरे देखने से ये अज़्म महसूस होता है कि कुछ ना कुछ कई सवालात आपके जहन में हैं नीट काउंसलिंग के ताल्लुक़ से, बहुत ज़्यादा आप फ़िक्रमंद भी हैं अपने मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से। और फैज़ान एजुकेशन सोसाइटी जो एक अरसे से आप लोगों के दरमियान अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, ये भी काबिल तारीफ़ है। और आज का जो प्रोग्राम है अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। इससे पहले जो प्रोग्राम होते थे मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, ये किसी नौकरी का या जॉब मेला लगाया जाता था, लेकिन आज जो सलाहकारी कैरियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम है, ये अपने अंदर बहुत ही माना ख़ैज़ी रखता है। ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया नहीं है, बल्कि उतना ही पुराना है जितनी पुरानी इंसानियत है और जितना पुराना हमारा तमद्दुन है। असातिज़ा हैं, कई असातिज़ा हैं तारीख़ के, जिनकी गाइडेंस की वजह से ही तलबा आगे बढ़े। अरस्तु भी एक गाइड ही था और एक काउंसलर भी था, काउंसलर ही था, और सुक़रात, अफ़लातून, ये सब अपने अपने दौर के गाइड और काउंसलर ही थे। गाइडेंस और काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे मुस्तक़बिल को चुने और ख़ुद को पहचानते हुए, खुद की सलाहियतों का तजज़िया करते हुए आप एक प्रोफेशन का इंतख़ाब करें। एक बात यहाँ पर ये भी है कि ये प्रोफेशनल काउंसलिंग है, हम किसी सब्जेक्ट की काउंसलिंग नहीं करें। प्रोफेशनल काउंसलिंग इतनी अहम है, इतने माने कैसी है कि इससे कौमों का जो धारा है वो तब्दील होता है। हम देखते हैं हमारे पास तकरीबन 200 साल से जो जमूद है हमारे पास, मैं रिवायती बात नहीं करूं, बल्कि 200 साल से हमारा जो जमूद है, हम प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर हैं। कई बच्चों को अपनी खुद की सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो सोसाइटी के प्रेशर पर, माँ बाप के प्रेशर पर कोई ना कोई प्रोफेशन चॉइस कर लेते हैं। आगे जाने के बाद होता ये है कि वो लोग क्या हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और ख़ुद अपने जो प्रोफेशन रहता है उससे भी क्या होता है, वो लोग बेजार हो जाते हैं या उसमें परफेक्ट अपना 100% नहीं दे सकते। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास जीती जागती मिसाल जो कई कॉलेजों से फारिग शुदा इंजीनियर्स हैं, उनका तब्दील, उनकी दिलचस्पी आपके प्रोफेशनलिज्म पे क्या है, आपके मुंतखब सब्जेक्ट का भी बड़ा असर पड़ता है। ज़बरदस्ती उसे MPC दिलाया जाता है, फिर उसके बाद पेरेंट प्रेशर पे मेरे बच्चे के नाम के साथ इंजीनियर लग जाए। आज कई इंजीनियर महज अपनी अदम दिलचस्पी की वजह से बहुत बड़ा एक टैलेंट हमारी सोसाइटी का ज़ाया हो रहा है। लामौला वो लोग अपने सही खुद की पहचान ना होते हुए भी वो लोग क्या है, बेकार, और इतना बड़ा तालीम याफ्ता तबका जो माँ बाप का लाखों रुपया लगा अपने बच्चों की पढ़ाई पे, वो सब ज़ाया हो रहा है। वजह ये है कि इनकी सही प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं की गई। हमारे पास एक रुझान हमारी सोसाइटी का ये भी है
कि हम लोग क्या करते हैं बोले तो सिर्फ नौकरी पे तवज्जो देते हैं, प्रोफेशनलिज्म पे तवज्जो नहीं देते। गुज़िश्ता 90 साल पुरानी एक तहरीक है, नाम नहीं लूँगा, मगर वहाँ पर ये कहा गया है कारीगर किसी के दस्ते नगर नौकरी पेशा बनने से बेहतर आप क्या है सनतकार बनिए, कारीगर बनिए या प्रोफेशनलिस्ट बनिए। तो बताने की बात यही है कि प्रोफेशनलिज्म ना सिर्फ आपका अपना किसी एक शोबे से जुड़ना, किसी शोबे से खुसूसियत के साथ जुड़ना ना सिर्फ आपके ख़ानदान के वास्ते बेहतर होता है, बल्कि खुद ब खुद एक कौम के वास्ते भी ये चीज़ बेहतर होती है। एक मजहबी बात ये कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को पेशेवर मोमिन बहुत ज़्यादा पसंद है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी स्पेशलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। ऐसे तबीब के पास इलाज कराने से अच्छे तबीब, तजुर्बेकार तबीब के पास इलाज कराने को बहुत ज़्यादा आपने तरजीह भी दी, तरगीब भी दी। और एक बात ये भी कहूँगा मौजूदा दौर में कि प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है इसका बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फकदार है। हम देखते हैं तारीख़ के धारों में कि एक बहुत बड़ा तबका हमारे पास, हम ये कहते हैं कि निज़ाम स्टेट में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी, बहुत हम कारीगर थे, कामयाब थे, दौलत की फरावानी हमारी कौम के पास थी। वो सिर्फ इसीलिए थी कि सरकारी नौकरियां हमारे पास थी। प्रोफेशनलिज्म ज़राअत में किसी तरह का अमल दखल नहीं था, सनतकारी में किसी तरह का अमल दखल नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों के ताल्लुक, सरकारी नौकरियों में हमारा हिस्सा ज़्यादा था। इसीलिए हमारी कौम का जो प्रेजेंट सिनेरियो है यहाँ पे दक्कन में बहुत अच्छा था। प्रोफेशनलिज्म में जब भी हम बहुत ही पीछे थे। हमारे जो बिरादरान वतन है, ज़राअत आज तक भी 5000 साल से ज़राअत उन्हीं का पेशा। आज देखें मुल्क के अक्सरियत होने के अलावा वो लोग एक प्रोफेशनल को अपना हुए, इसीलिए मुल्क के सियाह व सफ़ेद के तमाम मालिक वही हैं। वरना कई मकामात ऐसे हैं, कई मुल्क ऐसी मिसालें भी पेश करते हैं जहाँ पे अक़लियतें वहाँ की क्या हैं, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है। तो एक बात अहम तरीन यही है कि हमें हमारी औलाद को, जहाँ हम बहुत ज़्यादा पैसा, अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा सरमाया हमारे औलाद पर लगा रहे हैं, वहीं थोड़ी अक्ल के साथ कैरियर गाइडेंस में, काउंसलिंग में अपने तलबा को भेजें। और जो एक्सपर्ट्स आते हैं, ये तो मैं यहाँ समझता हूँ सभी में की दावत पर कई बार इंसिस्ट करने पर कई लोग आए हैं, इन्हें खुद कई लोगों को हमारे दरमियान यहाँ जो आए हैं उन्हें खुद ही इस चीज़ का इत्तला नहीं है कि यहाँ क्या क्या मुफीद बातें मेरे बाद आने वाले लोग कहेंगे। तो इस कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग की अहमियत और अफादियत यही है कि इससे हमारी कौम के आइंदा का धारा तय होगा। ज़वाल, हर सूरज हमारे लिए ज़वाली का सूरज है हमारी कौम के। तो आज हो सकता है कि इंशाअल्लाह हमारे अंदर तब्दीली आ रही, बहुत ज़्यादा तब्दीली भी एक साथ आना वक्त के हिसाब से मुनासिब भी नहीं है। और एक बात भी यही कहूँगा कि हम माजी के आईने में देखकर मुस्तक़बिल की तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि आज के हालात का तज्ज़िया करके कि हम मुस्तक़बिल की तैयारी करें और अपना जायज़ा लें। प्रोफेशनलिज्म ये बताता है, हालिया दिनों में किताब आई है, प्रोफेशनलिज्म ये बताता है इंसान की जो जिबल्लतें हैं, 37 किस्म की जिबल्लतें, उसी पे हमारे आसपास सोसाइटी में कई पेशे वजूद में आए हैं। मिसाल के तौर पर आप भूख है, आपकी जिबल्लत एक भूख है, तो उसी जिबल्लत की बुनियाद पर आप देखिए हमारे खिलाड़ों पे जो प्रोफेशनल है, कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो बीमारी भी है और कई आपका बीमार होना है, तंदुरुस्त होना है, ये भी आप उस प्रोफेशन से जुड़ने वाले हैं। तो खुद के मन में डूब के बाजा सुराग ज़िंदगी। और एक बात ये कहता हूँ कि यहाँ पर हाजिर आए तलबा से, वालिदैन से कि अपने बच्चों की सलाहियतों का तज़किया कीजिए। ये अपने आप में एक अनोखा फ़र्द है। हर फर्द अपने आप में बहुत ही अनोखा और माने वाला फ़र्द है। कई बच्चे हमारी सोसाइटी में बेकार फिरते दिखाई देते हैं। हम खुद कहते हैं बेकार है, कचरा है, लेकिन वो नहीं है, बल्कि सोसाइटी ने उन्हें ज़ाया किया। हमें हमारे टैलेंट का, हमारे पास जो टैलेंट है
उसके इस्तेमाल का बहुत हद तक हमको क्या है तजुर्बा नहीं है और उसके इस्तेमाल की प्लानिंग भी नहीं है। खुद हमारी औलाद के कैरियर और उनकी अक्ल और शऊर के इस्तेमाल का भी हमारे पास सलाहियत नहीं है। इसी वजह से हम देखते हैं बाज़ बच्चों ने हालिया दिनों में MBBS में सीट ली, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद उन्हें वो माहौल, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आया। सोसाइटी के कई लोगों के समझाने के बाद भी वो कॉलेज जाने ही नहीं चाहते और MBBS वगैरह में सीट आना या तिब्ब के शोबे में सीट आना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आला कदरी की नज़र से देखा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़बरदस्ती थोपे जाने की वजह से ये चीज़ें भी लाखों की फीस भी ज़ाया होती, ये भी ज़ाया होता है। और हालिया दिनों में हमारे गवर्नर ने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि MBBS की तालीम सिर्फ अमीर लोगों के बस की बात रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ जुस्तजू है वहाँ पे राह भी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही मुख्तसर करता हूँ कि कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग मौजूदा दौर का एक अहम तकाजा है। समीर साहब भी काबिल सर मुबारकबाद हैं और कि उन्होंने रिवायती नहज से हटकर ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया है ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में है। सोसाइटी में हमारे खुसूसन निज़ामाबाद में एक अलग नहज की शुरुआत है, वरना यहाँ पर जॉब मेलों का बहुत ज़्यादा चलन है। वही उन्वान, वही सब्जेक्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर जॉब मेले की बात की जाए तो यहाँ पर यह हाल, बाजू का हाल नीचे भी जगह ना रहे, लेकिन ये सब्जेक्ट अपने में आप एक अनोखा है और इखलास और दिलचस्पी और मेहनत भी समीर भाई की अपने आप में एक बहुत माने रखती है। इसी के साथ मैं अपनी बात मुख्तसर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि उन्होंने निज़ामाबाद के अहबाब को मौका फराहम किया कि इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क़ुव्वत फ़िक्र उमर पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत में ज़वाल आता है। एक जो मातम हम जो हमारे ज़वाल का कर रहे हैं, वो मातम की सबसे पहली कड़ी जो है फ़िक्र है। और हम मायूस नहीं हैं कि इंशाअल्लाह फ़िक्र फिर बदलेगी और फ़िक्र जब पुख्ता हो जाएगी तो हालात फिर तब्दील होंगे। फिर जो है अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो एक गर्दिशी निज़ाम है और अल्लाह ताला जो है कुछ उसूल व ज़ाबित मुक़र्रर किया है दुनिया के अंदर। अगर हम उन उसूल व ज़ाबित को इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर उरूज के ज़ीने पर पहुँचेंगे। उरूज इंशाअल्लाह हमारा मुक़द्दर रहेगा। लेकिन जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है मायूसी से निकलने की। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम मायूस नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने भी मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाते हुए कहा कि मुसलमान की सिफ़ात बयान करते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। तो क्योंकि बहुत बेमान को सुनना है, वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर यही कहता हूँ कि ये खुशनसीबी है, कोई मौका है, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज ऐसे डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। बेपनाह सलाहियतें हैं इस उम्मत के अंदर, इतनी बड़ी सलाहियतें हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो है, जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशमी। यह अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमको कभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हिम्मत के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, जद्दोजहद के साथ। और अरशद साहब ने भी जो बात कही कि प्रोफेशनलिज्म हमारे पास आने की ज़रूरत है। हम चीज़ को समझना, उसको कैसे इस्तेमाल करना, तो अगर हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर एक बार दुनिया में हम सुरखुर और कामयाब होंगे। क्योंकि हम इंशाअल्लाह दुनिया में सुरखुर और कामयाब होने के लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा है। तो अल्लाह ताला की तारीफ से उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग इस किस्म का प्रोग्राम करें अल्लाह ताला उनको अजर से नवाजे और हमको भी इस किस्म के बहुत प्रोग्राम करेंगे, कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जो है अल्लाह का फजल है कि ऐसी कोशिशें होनी चाहिए। हालात कितने भी हो, हम अपने उम्मीद के दियों को जलाए रखना चाहिए और इसके इंशाअल्लाह आज नहीं कल बराबर असरात तरतीब होंगे। मैं फिर एक बार मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। तो आपसे रहमतुल्लाहि मैं मुस्तों से निकाला हूँ और आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि ये बात हो कि कोई नई बात मेरे पास कहने के लिए नहीं है। वही बात है जो मेरे फाजिल मुख्तलिमीन ने कही। उन्होंने कहा कि खौफ की नफ्सियात से आप बाहर निकलें। शायद हमने बहुत ईजी ले लिया उसको। मैं कहता हूँ कि इसको अगर मुझसे कहा जाए कि अगर आप कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं इस मिल्लत इस्लामिया में जो कम से कम 22 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में जिंदा,
एक ही तजवीज़ है आपकी, तो मैं इस तजवीज़ को पेश करता हूँ कि उन्हें खौफ के नफ्सियात से निकलना है। इसलिए कि कौमें जब खौफज़दा हो जाती हैं तो उनकी तकलीफ़ी सलाहियत खत्म हो जाती है, उनके सोचने के मादा खत्म हो जाता है, उनकी फिक्री सलाहियत खत्म हो जाती है। यहाँ काउंसलिंग के सिलसिले में जो है बातें हम करें, और अब जो मजमुआ है वो तो बहुत अच्छी तरह हमको करके जमा हुआ है ताकि वो इन चीज़ों को सुन सके। तो मैं इस मौके पर बात आपसे कहना चाहता हूँ वो यही है कि आप इस मुल्क के अंदर, और खासतौर पर हिंदुस्तान के तनाज़ुर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारिए कि बहुत अहम नुकता है। तो अगर आप कैच कर लिए तो करिए, हम इस दुनिया के अंदर लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। समझ जाइए, बड़ा फर्क पड़ जाता है इससे। आप मांगने वाले बन गए 2%, 5%, 12%। जो कौम इस जमीन को सैराब करने के लिए आई थी, जिसने 1 नहीं 5 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की, वो अगर आज मांगने के लिए खड़ी हो जाती है तो उसकी फिक्री पसमानदगी का ऐलान होता है। मैं कहता हूँ इससे निकलिए आप। इस मुल्क की जो हालात, कौन सी सियासी जमात बरसर इख्तियार है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन मेरे पास वो नुस्खा एक दुनिया है, मेरे पास वो जिंदगी है जिससे पूरी इंसानियत महरूम है। सिर्फ हमें ये एजाज़ हासिल है। ये चीज़, ये फिक्र आपकी ज़िंदगी के ज़ाहिए को बदल देगा। यही बात थी अल्लामा इक़बाल का एक मुकालमा मुझे याद आता है, उसी पर बात खत्म करता हूँ, बहुत तवील हो जाएगी बात। वो मुकालमा ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से ये बात कही। इब्लीस जो फरिश्तों का सरदार, बहुत अहम बात है, अगर आप समझ जाए तो पूरी गुफ्तगू आप तक पहुँच जाएगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से कहा, जो फरिश्तों का सरदार, उसे बड़ा एतराज़ था आदम की जो खिलाफत दी जा रही है, और वो सजदा करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि आदम की खिलाफत की बुनियाद इल्म था, इबादत नहीं थी। अगर ये नुक्ता भी आप समझ गए तो बहुत चीज़ समझ जाएगी। आदम को फजीलत इबादत की बुनियाद पे नहीं मिली, इल्म की बुनियाद पे मिली। ये मैं नहीं, कुरान कहता है। कुरान चाहिए, और अगर कोई कौम इल्म को उठाकर बाजू रख देगी, दुनिया में सब कुछ कर सकती है, क़ियादत नहीं। क़ियादत वाबस्ता है इल्म से, और ये आज की बात नहीं है, तख़लीक़ आदम की बात कह रहा हूँ। फरिश्तों ने इतराज़ किया, हम तो है ना इबादत करने के लिए। अल्लाह ने कहा कि इबादत की बात नहीं, इबादत तो तुम बहुत है। हमने जो फजीलत आदम को दी है वो इबादत की बुनियाद पे नहीं है, इल्म की बुनियाद पर है। हमने उसे अशिया के नाम सिखाए हैं जो जिससे तुम ना वाक़िफ़। ये अशिया इन सारे उलूम का इहाता करता है। बात और आगे बढ़ रही है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से कहा कि फरिश्तों का सरदार था, खो दिए इनकार से तूने वो मुकामात बुलंद, चश्मे यज़्दा में फरिश्तों की रही क्या। जवाब सुनिए, उसी जवाब के अंदर आपकी तारीफ है। खो दिए इनकार से तूने वो मुकामात बुलंद, चश्मे यज़्दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। इब्लीस कहता है, क्या कहता है? इब्लीस ये कहता है कि तू खटकता है दुले यज़्दा में कांटे, मैं खटकता हूँ दुले यज़्दा में कांटे की तरह, तू फ़क़त अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तुझको पता होना चाहिए कि अगर कभी क़िल्वत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, क़िस्सा-ए आदम को रंगीन कर गया किसका लहू। मैं खटकता हूँ दिले यज़्दा में कांटे की तरह, तू फ़क़त अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। आखिरी बात जो हमारी बेबसी की है, जिससे निकलने की मैंने भी आपसे ख्वाहिश की है, मैं उस पर बात खत्म करता हूँ। कहते हैं कि खिज़्र भी बेदस्तुपा, इलियास भी बेदस्तुपा, मेरे तूफा यम ब यम, दरिया ब दरिया, जू ब जू। फ़लस्तीन से लेकर यमन तक, और यमन से लेकर बांग्लादेश तक, और बांग्लादेश तक लेकर हिंदुस्तान तक, मेरे तूफा यम ब यम, दरिया ब दरिया, जू ब जू। मैं खटकता हूँ दिले यज़्दा में कांटे की तरह, तू फ़क़त अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मैं समझता हूँ जो वालिदैन यहाँ आए हैं, जो तलबा यहाँ आए हैं, उन तक ये मैसेज पहुँच गया होगा कि हम तीनों हज़रात ने जो बुनियादी तौर पर आपके इस प्रोग्राम का एक हिस्सा थे, उन्होंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें खौफ की नफ्सियात से निकलना,
दूसरा ये कि माजी से इस तरह न चिमट जाना कि माजी के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार दो, बल्कि मुस्तक़बिल की ताबीर और तामीर की कोशिश करना। और तीसरा ये कि अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा रखना और ये एहसास पैदा करना कि आप दुनिया को देने के लिए आए हैं, दुनिया से लेने के लिए नहीं आए, दुनिया को सरफराज करने के लिए आए। आपकी पूरी तारीख देने की है, आपकी पूरी तारीख देने की है। मुझे बताइए, आपने तहजीब दी, तमद्दुन दिया, इल्म दिया, औरतों के हुकूक दिए, हुकूक निस्वा दिया, गुलामों को गुलामी से निकाला। है कोई कौम तो कहने वाली है कि हम ये मौक़िफ़ में हम इस तरह रहे? अरे तो कौम इतना तमद्दुन और तहजीब पर असरअंदाज हुई हो, अगर वो मांगने वालों के सब में नजर आती है तो मैं समझता हूँ वो अपने मनसब से इंसाफ नहीं करती। अल्लाह ताला आपको और मुझे हिदायत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सही तरीके से उसका पाबंद नहीं कर सका। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल के जो हालात हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है, आदमी कुछ सोच के निकलता है और बहुत कुछ जाता है। तो इसके लिए मैं यकीन जानिए अमीर साहब ने भी जैसे ही मैं आया यही कहा कि जो लोग मुंतज़र होंगे उनका जो इस तरह की कैफियत है उसका मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजर चुका। लेकिन हालत और मजबूरी आदमी को, यानी हालत जो है ना आदमी को मजबूर कर देते हैं। तो उन्हीं हालात का मैं मजबूर हूँ। तो यकीन मैं करता हूँ कि आप लोग मेरी इस कोताही को, मेरी गलती को अपना एक जो है मोहसिन समझकर, एक खादिम समझकर माफ़ कर देंगे। मैं फिर से एक बार आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक काउंसलिंग की फील्ड में मेरा कदम रखने का मामला है, थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ। अब बेशक थोड़ा सा आप लोगों को वक्त रख देखिए। मैं लोग मुझे नर्मदा बुलाते हैं, महबूबनगर बुलाते हैं, नारायणपेट, ये हर वहाँ पे जाता हूँ। हैदराबाद में तो बहुत बड़ी गैलरी हिम्मत वाले करते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन मुझे इतनी खुशी है यहाँ पर निज़ामाबाद में, इतनी यानी तादाद में तलबा और उनके औलिया तलबा को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आपको काबिल मुबारक। 2007 में जबकि मैं DSI में एक एनफोर्समेंट ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुआ और जब उस दौर में भी ऑफिसर ही था। मेरे अपने जुडिशल पावर से निज़ामाबाद से भी 2010, 11 और 12 में काफ़ी मेरा आना जाना रहा। रिकवरी के सिलसिले में मैं पूरे 14 दिनों का इंचार्ज था तेलंगाना और रायलसीमा का। और मेरी अपनी सरकार की तरफ से दी हुई गाड़ी, ड्राइवर, सारी चीज़ें थी। 2007 में मेरी लड़की को उस दौर में होता था एमसेट एग्जाम और मेडिकल कोर्सेज जो डील करते थे वो थी NTR यूनिवर्सिटी। जब मेरी बच्चे को एमसेट में कामयाबी मिली तो उसने मुझसे कहा कि डैडी मैं MBBS करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि साहब एक रिटायर्ड ऑफिसर, एक बड़े तोहदे पे आप आए थे, ये मेडिकल काउंसलिंग में आपका दखील होना में हमारे समझ के बाहर है। तो वो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बोल दूँगा। और मैंने आज तक कभी अपने किसी भी बच्चों पर अपनी जानिब से तालीम के मामले में हो या उनके पूजा के मामले में हो अपनी तरफ से कोई चीज़ उनके ऊपर मुसल्लत नहीं, बेटा तुम ये करना तो करना। जो वो करना चाहते थे उनको जो है ना मैंने आज़ादी दी। माशाअल्लाह मेरी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। मेरी बड़ी लड़की है जो लंदन की PR है, जहाँ लंदन के PR है, वहीं पर यहाँ से कंप्यूटर सेक्रेटरी B.Com वहाँ पर MBA की हो। मेरी तीसरी लड़की डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है। और मेरा जो दूसरा लड़का है वो भी माशाअल्लाह लंदन से MS करा
वहीं पर 7 साल काम किया। अभी यहाँ पर आने के बाद वराइकल कंपनी में वो सीनियर मैनेजर है। अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़े ओहदे पर है। 3 ममालिक को जो है ना वो मैनेज करता है। और सबसे छोटी जो मेरी लड़की है वो बीकॉम कंप्यूटर में गोल्ड मेडलिस्ट है और MBA में डिस्टिंक्शन, और वहाँ पर भी वो गोल्ड मेडलिस्ट ले चुकी है। तो ये कभी जो है मेरी तरफ से मुसलत की भी बातें नहीं थी उनके ऊपर। वो जो करना चाहती थी वो लोग अपना फैसला करती थी और उस फैसले पर वो लोग चलती रहती थी। और एक बात और मेरी ये है कि घर पर मेरा मुस्तकिल रहना बहुत कम होता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था मेरा, तो मुख्तलिफ मुकाम पर ट्रांसफर होते रहते थे, फिर टूरिंग जॉब होता था। तो इन मेरी बच्चियों की जो परवरिश, मेरे बच्चों की जो परवरिश हुई है, उसकी पूरी सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी आई है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चों का पहला जो दर्जा होता है वो माँ की गोद होती है। तो आगे मुबारकबाद है वो माएँ जो यहाँ पर बैठी है, जिनकी लड़कियाँ और लड़के आज MBBS के जो एस्पिरेंट बन के बैठे हुए हैं। मैं उनको तहे दिल से अपना सलाम भी पेश करता हूँ और उनके आगे अपना सरखम करता हूँ। तो जब उसने कहा कि मैं MBBS करूँगी तो काउंसलिंग के लिए उसके साथ मुझे जाना था, और वहाँ उस दौर में सिर्फ 2 ही मुकाम पर काउंसलिंग होती थी हैदराबाद में, और एक काउंसलिंग होती थी विजयवाड़ा NTR यूनिवर्सिटी। और जो मुकाम थे, एक था JNTU कुकटपल्ली और दूसरा था PGRR सेंटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस। तो पहले दिन जब मैं बच्ची के साथ PGR कुकटपल्ली चूँकि मुझे ज़्यादा दूर होती है, तो मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस PGRR सेंटर गया। वहाँ जाने के बाद एक ऑफिसर पढ़ा, दुनियावी तालीम के एतबार से एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, एक बड़े अहम ओहदे पर फायर। मैं खुद को ऐसा महसूस करने लग गया कि मैं एक ऐसे मुकाम पर आया हूँ जहाँ पर मैं नाअहल हूँ, जाहिल हूँ और अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप। क्योंकि काउंसलिंग की ए तो बहुत दूर की बात है, ए से पहले क्या होता है वो भी नहीं मालूम। और फिर मुझसे ज़्यादा परेशान वो लोग जो बेशक दौलतमंद लोग थे, बिजनेस पीपुल थे, लेकिन काबिलियत के एतबार से जो है ना उतने ही नहीं जो जितने होना चाहिए। वो लोग का क्या दिमागी कैफियत हो रही थी। अच्छा, जो लोग अंदर जाते थे उस दौर में होता है था कि आपको गेट के अंदर कैंडिडेट को बुलाते थे, पेरेंट को बाहर बिठा देते। तो जो गैर मुस्लिम लोग अंदर काउंसलिंग में जाते, बाहर निकलते, उनसे कभी मैं इस्तेफसार करता, उनसे इंक्वायर करता कि आपका क्या हुआ। तो आसानी से कटवा के बारे में यही नहीं जाती लोग तुम्हें बड़ी गलती को। तो इतनी इस तरह की कैफियत से मैंने गुजरता रहा, जो जहनी कैफियत चले रहे। तो उस वक्त मैं एक अहद कर दिया कि जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ, इस कैफियत से कम मेरे आने वाली जो नस्लें और उनके जो औलिया हैं, उनको जो है ना जितना हो सकता है मेरी तरफ से उनको जो है ना बचाने की कोशिश। काउंसलिंग में आने की मेरी जो ये जो मेन वजह यही। और इसके लिए मैं फील्ड स्टडी शुरू किया और कुछ चीज़ें मालूम करने के लिए मैंने अपना ट्रांसफर विजयवाड़ा को करवाया। ऑप्शन देकर मैंने अपना ट्रांसफर विजयवाड़ा को करवाया, क्योंकि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था। तो जरा जो काम के दिन थे वो 5 दिन होते थे, 5 डे होता था हमारा। तो सैटरडे जो है मैं NTR यूनिवर्सिटी में जाता था, तो वहाँ पर मुझे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैं वहाँ का ऑफिसर था विजयवाड़ा में। तो वहाँ पर जाके जो है वहाँ प्रेसिडेंट से मिलता, जिससे जो चीज़ें मालूम करने की मालूम करता था। ऐसे करते करते मैं पूरा जो तह है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता रहा, और आज भी कर रहा हूँ। आज भी मैं पिछले शुरू को बहुत तालीम दी। तो मेडिकल काउंसलिंग आने की जो मेरी वजह है यही, वरना मेरा ना ये प्रोफेशन है और ना ही जो है ना इससे मेरा कोई ताल्लुक था। लेकिन सिर्फ ये अहद जो जिसको यानी एक एम कहते हैं या एक अपना एक एम्बिशन कहते हैं, तो वो जो है ना मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मैं कम से कम अपनी मिलत की जितनी मेरी हिसाब है वो जो है ना खिदमत को। और
और यही वजह है आज भी मैं, चाहे वो नलगुंडा हो, चाहे वो कहाँ पर कहीं पर भी लोग बुलाते हैं तो मैं कभी भी उनको ना कभी इसलिए नहीं करता। जैसे यहाँ से अभी जो बच्चा खाई, पहला जो मुझे फोन आया कि बच्चे खाएंगे और उसके एक दोस्त है उनका फोन आया कि साहब ये ऐसा मामला और हम जो है ना हैदराबाद आके आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा आपके यहाँ लोग जहाँ है कि सभी साहब से मेरी 12-14 साल की मुलाकात, आपके दोस्त की लड़की का बच्चे को जो MBBS भी करती है, गवर्नमेंट डॉक्टर है वो बच्ची, तो उसके एडमिशन के सिलसिले में जो है ना सभी साहब पहली बार मेरे मुलाकात कर थे, मेरे ऑफिस पे आए थे और मेरे ऑफिस पे भी जब से कुछ लोग आते तो उनको भी जो है ना मैं अपना ऑफिस का काम छोड़कर पहले उनकी पहुँच करता, फिर मैं अपने ऑफिस पे काम। कभी कोई लोग ऐसा करते तो मैं बोलता नहीं आपका मामला है, अगर मेरा काम रुक रहा है तो मैं 5 के बाद में बैठ के करूँगा, मुझे आप लोग दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑफिस पे लोग जो लोग पहुँचने के लिए आते थे पढ़ता था वो दौर थे और हमेशा जितने बेरोज आदमी हैं, यकीन जानिए मैंने देखा है उनकी खिदमत कौम के लिए बहुत ही बेरोज किस्म के खिदमत के जो है वो खाए हैं, तो उनसे भी मुझे कुछ जो है ना इंस्पिरेशन देने का मौका मिला। तो जहाँ कहीं भी जा लोग आते थे, ये बच्चे जब फोन कितना होगा बेटे आप कितने लोग हैं वहाँ पर गाँव, तो बोले सर हम लोग जो है अभी हम जो है वो 5 हैं और ऐसे कई लोग, तो बोले के बताते हैं ये काम करते हैं आप 5 लोग और 5 लोग 10 लोग किराया लगा के हैदराबाद से इस्लामाबाद से हैदराबाद आएंगे, हैदराबाद से फिर आपको ठहरना पड़ेगा, फिर उसके दूसरे दिन फिर निकलेंगे आप, ये सारे तकलीफ 10 आदमियों को तकलीफ होने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि मैं ये तकलीफ उठाऊँ और आप लोगों की शादी हो जाऊँ। तो उन बच्चों ने कहा कि अरे सर तो उसके लिए कुछ इंतजाम करनी पड़ेंगे, तो फिर वो अपनी सही जो इंतजाम करना था उन बच्चों का मैं शाकिर और ममनून हूँ कि उन्होंने जो है ना अपनी जगह बड़ी कोशिश की करने के बाद इस बीच समी साहब का फोन आया, बोले साहब ये ज़माने से आपका हमारा जो है ना एक मसला चल रहा है कि मैं सोचता था कि हमारे निज़ामाबाद जो शहर है उसमें जो है आपकी एक कॉपी रखेंगे और मैं चाहता हूँ इस साल जो है ना निज़ामाबाद आए। मैंने कहा कि साहब ये तो ऐसा कुदरती तौर पर जो चीज़ हुई थी और उन बच्चों को तो फोन करके बोला कि बेटा आप लोग जाएंगे और सभी हमारे साथ में मिली। तो ऐसे जो है ना आज की जो मौसमी का मामला है ये इसकी दुनिया जो पड़ी इसके संदर्भ में, तो आज से जो है मैं आप निज़ामाबाद का भी नमस्कार हो गया और यानी आप सबका जो है ना शाकिर ममनून भी हो गया। मुझे मौका मिला आप लोगों की खिदमत करने का। ऐसा देखिए मैं यहाँ आकर किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप सबका एहसान है कि आपको सुनने के लिए मुझे सुनने के लिए ये आप लोगों का एहसान है और अल्लाह ताला का मैं शाकिर और ममनून से उसने मुझे आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ ख्याल का इजहार करने का मौका अता फरमाया है। रात तकरीबन 1:30-2 बजे तक जो है ना मैं टीवी स्टेशन में था, आप लोगों के लिए काम कर रहा था। यही जो मूवी प्रोसेस है वो टीवी पे रिकॉर्ड हुआ है और रात को टेलीकास्ट हुआ है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं इसको लंबी इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है ना छोटा कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ, तो उसको जो है ना आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और वो यूट्यूब को आप लिख लीजिए AR TV चैनल, AR TV चैनल। अल्लाह का चाहा तो 2 पार्ट में इंटरव्यू है, तकरीबन 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, मतलब पूरी यानी ये प्रोसीजर अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। बेशक कई ऐसी चीज़ें हैं जो टीवी पर मैं उतना वक्त दे सकता जितना यहाँ पर दे सकता हूँ, ये इतनी बातें मैं टीवी पर नहीं कह सकता। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आज यहाँ पर क्यों होंगी, अगर आप लोग इजाज़त दें, आप लोगों के पास वक्त हो तो देखिए तो सबसे पहली चीज़ काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। पहले मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा जो मुझे मेरे फिल्म में इन 15-20 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है काउंसलिंग का, वो मैं पहले प्रोसीजर बताऊंगा। उसके बाद हम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। आपके जहनों में जो भी मेरे सवाल हैं काउंसलिंग के ताल्लुक से या आपके अपने निजी अपने
मेरे पर्सनल जो वो है वो हम जो है ना उस पेशेंट को उसको जो है ना डील करेंगे। तो वो जो है ना हम ये खत्म होने के बाद तो मैं इसको प्रोसीजर को मैं बहुत शॉर्ट करता हुआ चलूँगा कि उसकी वजह सारी तफसीलात आपको ARTV चैनल के जब आकर आपका जो इंटरव्यू यानी टेलीकास्ट हुआ है उसमें सारी तफसीलात आपको मिल जाएगी। अगर कहीं पर मैं छूटता हूँ तो आपको चीज़ जो कवर हो जाएगी। तो वहाँ से आने के बाद फजर पढ़ के जो है ना फिर आप लोगों के पीछे यानी ये हो गया तो मैं कंस्ट्रक्शन दिए इसमें लगा हुआ काउंसलिंग जो होती है एमसेट के दौर में जो होती थी वो ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी। नीट का जो दौर शुरू हुआ यहाँ पर वेब काउंसलिंग प्लस ऑनलाइन काउंसलिंग की आज भी चलती है। अब सवाल ये है कि वेब काउंसलिंग क्या है और ऑनलाइन काउंसलिंग क्या है। ये दो चीजें समझना आप लोगों के बहुत जरूरी है। वेब काउंसलिंग आप घर बैठे अपने घर में लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर खुद कर सकते हैं और कर रहे हैं और करना भी। अगर नहीं है तो आप किसी इंटरनेट सेंटर पर जाइए और वहाँ बैठकर वेब काउंसलिंग कीजिए। सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में आऊँगा। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में होता ये है कि आपको काउंसलिंग सेंटर पर जाना पड़ता है फिजिकली। और आज भी वो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है वो होती है बी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं मैनेजमेंट कोटा के उनके लिए। तो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो गर्व अल्लाह का हो गया, हम जो सेंटर से भागते थे काउंसलिंग के लिए उससे अल्लाह ताला ने हमको निजात दिला दी मैनेजमेंट कोटा के एक कैंडिडेट के। अब कैटेगरी क्या है तो हमारे पास जो है ना 3 किस्म की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कन्वेंशनल कोटा जिसको हम कहते हैं ए कैटेगरी। दूसरी और तीसरी कैटेगरी है वो है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में 2 किस्म के कैटेगरी है, एक है कैटेगरी बी और एक है कैटेगरी सी। कैटेगरी बी में जो दाखिले होते हैं जो एडमिशन होते हैं उसको भी कन्वेनर ही फिलअप करता। हालांकि सीट मैनेजमेंट के हैं लेकिन पहले मैनेजमेंट फिलअप करता था, हर कॉलेज का मैनेजमेंट फिलअप करता था। लेकिन आज वो सीट भी कन्वेनर ही फिलअप करता है ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए। सी कैटेगरी जो है वो है NRI कोटा जिसको कहते हैं। ये कैटेगरी का जो कोटा है वो आज मैनेजमेंट फिलअप करता है कॉलेज उनके हिसाब से। तो अब एमसेट 2013 से पहले तक हमारे स्टेट में राइज था। इसी तरह हर स्टेट अपना एक एग्जाम कंडक्ट करता था। इसमें मेडिकल, डेंटल और पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह के लिए जो है ना एग्जाम लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक वो सजेशन गया सजेशन गया कि साहब बच्चा हमारा तेलंगाना के लिए जब तो AP था AP के लिए लिख रहा है, फिर केंद्र के लिए कर्नाटक को भागना पड़ा है उसको, और जो है ना ऑल इंडिया के लिए जो है एम्स के लिए दिल्ली भागना पड़ रहा है, जितमर के लिए जो है ना पुडुचेरी जाना पड़ रहा है। तो आखिर बच्चा कितनी जगह भागेगा एग्जाम करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि इसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट बनाते हैं। तो ये पूरे मुल्क के लिए कंप्लीट इंडिया के लिए इसको एक कॉमन टेस्ट बना गया 2013 में, जिसका नाम दिया गया NEET नीट 2013। ये 2013 से अमल में आया। इसके बावजूद एम्स वाले अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे, जितने वाले अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे, क्योंकि एम्स के 13 कॉलेजेस हैं
ऑल ओवर इंडिया। और जिप्पर के जो है 2 कॉलेजेस हैं और दोनों पुडुचेरी में है। एक पुडुचेरी में है जिसको पांडिचेरी भी कहते हैं और उसी का एक डिस्ट्रिक्ट है कराईकल, एक वहाँ पर जिप्पर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च, मेडिकल के। लेकिन इस साल से एम्स और जिप्मर वालों को भी नीट की तहत ही ले लिया गया। तो अब बच्चों को एम्स के लिए और जिप्मर के लिए अलग एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है इस साल। अब इसे के बाद से सारे के सारे आज यहाँ पर घर में बैठ के दिल्ली के एम्स का भी जो है ना ऑप्शन दे सकते हैं और पुडुचेरी के चीज उसका भी दे सकते हैं जिप्मर का। तो ये एक और सहूलत को मिलती है हमारे बच्चों को। अब इसमें हुआ ये स्टेट का केस तो खत्म हो गया हमारे। ये लोग क्या किए कि 2 कोटा बना दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 कोटा बना दिए। एक कोटा बनाया ऑल इंडिया कोटा जिसको आप कहते हैं, वो है 15% और बाकी का जो 85% है लोकल कोटा है, स्टेट का कोटा है। ऑल इंडिया कोटा में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? अक्सर लोग बोलते सब वो ऑल इंडिया कोटा में हम अप्लाई कर देना क्या, ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर देना क्या। तो ऑल इंडिया कोटा का और यूनिवर्सिटी कोटा का फर्क, स्टेट कोटा का फर्क ये होता है कि ऑल इंडिया कोटा में जितनी भी कॉलेजेस हैं वो नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस और कॉलेजेस बीइंग मैन्ड बाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस which are controlled by deemed यूनिवर्सिटी, सिर्फ यही ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। मैं नीट के एग्जाम की तरफ इसलिए नहीं जानूँ कि आपको इसमें स्टूडेंट उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आप पास करने का क्या रैंक आ गया है तो उसमें मेरे को दखल देने की जरूरत नहीं। रैंक वो नीट का एग्जाम कैसे होता है, उनका हॉल टिकट कैसा मिलता है या फिर मार्क्स मेमो कैसे डाउनलोड करना, इसकी जरूरत नहीं, वो उसमें खत्म हो गया है। तो ऑल इंडिया कोटा की जो नोटिफिकेशन आई है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है कल 27 से शुरू और 2 नवंबर तक चलेगा। पहला राउंड करते हैं उसको चलेगा। मैं में आने से पहले ऑल इंडिया कोटा को कंप्लीट करके निकलता हूँ। फिर इसके बाद जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई किए हैं उनको जहाँ पर एडमिशन मिल गया वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और जो नहीं जाना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उनके ऊपर कोई जो है ना पेनाल्टी नहीं लगेगी या कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अक्सर लोगों का कहने के बाद बैठिए सर ऑल इंडिया कोटा में हम अप्लाई कर दिए तो हम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं। बिल्कुल बात बिल्कुल जहनों में गलत है कि ऑल इंडिया कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप अपने स्टेट के कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको कहना रोकने वाला नहीं। जब तक सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाती फिर काउंसलिंग, उसके बावजूद भी आप जो है ना उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने के बाद आप एक बार वहां पर ज्वाइन करने के बाद अब आप उस कार्य को नहीं छोड़ सकते। छोड़ने की सूरत में आपके 2 पेनाल्टी होते हैं। एक पेनाल्टी होती है कि आपका एक फैसिलिटी डिपॉजिट किया जाता है 10,000 का, अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 1,000 रुपये। आप ऑल इंडिया कोटा में जब रजिस्टर करेंगे तो आप 11,000 रुपये ऑनलाइन जमा कराएंगे तो 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल रहेंगे और 10,000 रुपये आपको रिफंडेबल रहेंगे। वो तो सिक्योरिटी आप डिपॉजिट आप वहाँ पर रखाए हैं। सेकंड राउंड के बाद आप कॉलेज में रिपोर्ट कर दिए, उसके बाद अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, एक पेनाल्टी होगी और आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के एलिजिबल नहीं हो। ये है टेक्निक इसकी है। अगर नहीं साहब ऑल इंडिया में गए तो हमारे ज्ञानियाने जैसे करना नहीं है। कुछ एजेंसी खोलने के लोग बैठे हैं
जाहिर है हर एक का अपना प्रोफेशन है, हर कोई जो है अल्लाह ताला हर एक का एड्रेस लिख दिया है। लेकिन अगर आप एजेंसी सोच कर बैठे हैं तो कम से कम तलबा को आप सही रहनुमा नहीं कर सकते तो उम्मीदें की मत कीजिए, क्योंकि बच्चों के जहन उतने जो है ना मुतफक्किर नहीं होते जितने के यानी उनके वालिदैन और उनके जो गार्डियन होते हैं उनके जहन, क्योंकि उस स्टेट से उस दर्दनाक कैफियत में गुजर चुका हूँ, इसीलिए उसका मुझे अंदाजा। तो जो भी एजेंसी खोल के बैठे हैं उनसे मेरी इससे दुआ है, मेरी इल्तिजा है अल्लाह के लिए, अगर आप लोगों को मालूमात नहीं है तो जिसके पास मालूमात है आप उसको अपडेट कीजिए, अप्रोच कीजिए, मालूम करके जो है बच्चों को और उनके वालिदैन को जो है ना इंफॉर्मेशन मुहैया। तो ऑल इंडिया प्रोग्राम मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया है, कहीं कोई पेंट रह गया है तो आप एक पेपर ले लीजिए, उसको जो है लिख लीजिए, हमारे क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उससे इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। अब आते हैं यहाँ स्टेट की काउंसलिंग के लिए होता ये है कि जो ऑल इंडिया रैंकिंग हुई है, अभी हमारे बच्चे जो मार्क्स मेमो डाउनलोड कर लिए ऑल इंडिया रैंक का, उसकी सेंट्रलाइज्ड लिस्ट बनती है और ये जो एग्जाम नीट कंडक्ट करता है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज न्यू दिल्ली। ये डिपार्टमेंट है, हेल्थ साइंसेज का डिपार्टमेंट है जो नीट या कोई भी मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम कंडक्ट करने का अहल होता है। और वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया का मामला है तो डिपार्टमेंट लिमिटेड होता है, जाहिर है एक डिपार्टमेंट में 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, तो पूरे इंडिया को कवर तो नहीं कर सकते ना। और फिर आपका जो है ऑनलाइन का मामला है, तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल इतना किसी एजेंसी को जो है ना एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिसके लिए उसका पेमेंट होता है। इस साल 2020 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की है वो एजेंसी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट कर डाली, ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर कर डाली, रैंक कार्ड अपलोड कर डाली और आप लोग उसको डाउनलोड भी कर दिया। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज को अभी तक वो सेंट्रलाइज्ड जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो पेश नहीं हुई, वो 2 दिन पहले दी गई है, जिसकी बिना पर ऑल इंडिया कोटा का नोटिफिकेशन जारी है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज क्या करता है, उस नोटिफिकेशन को हर स्टेट की हेल्थ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करता है दिल्ली से। यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री में एक लफ्ज इजाफा करके ना कम करती, क्योंकि एक कवरिंग लेटर लगा देती है, उसको लगाकर जिस स्टेट की जो यूनिवर्सिटी मेडिकल काउंसलिंग कंडक्ट करती है उस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है। तो आज की साक्षी के अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आके रुका हुआ है कि हमारे इसमें काउंसलिंग क्यों नहीं शुरू, क्योंकि पहला तो मामला जो है ना जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं मार्च से, उन हालात में ये सारी चीज़ें कंडक्ट हुए वही बड़ी बात है। अब जो डिले होना जो है ना ये तो नेचुरल है। तो NTA की तरफ से जो लिस्ट सबमिशन जो देरी हुई है उसकी वजह से आज हमारी जो है ना थोड़ी सी तकलीफ जो है ना हमको महसूस हो रही है। तो इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन में वो लिस्ट यहाँ आ जाएगी और सेम डे PNR को फॉरवर्ड हो जाएगी और वो लोग जो है ना 29 से 31 के बीच में नोटिफिकेशन जारी करने के पूरे इम्कान हैं। अब ये KNR को क्यों फॉरवर्ड किया गया, क्यों कर रहे हैं, तो जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था तो उस वक्त हम मेडिकल काउंसलिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं तो टोटल NTREHS के तहत गवर्न होते हैं। विजयवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी है हेल्थ यूनिवर्सिटी सारे आंध्र प्रदेश को वही जो है ना गवर्न करती है। लेकिन बाइफर्केशन के बाद से हमने कहा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेडिकल कोर्सेज का हमारा जो एरिया है उसको हम डील करें। तो हमारे को जो है ना एक यूनिवर्सिटी दी गई
मेडिकल एजुकेशन को चलाने के लिए। उस यूनिवर्सिटी का नाम है कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो वरंगल में निजामपुरा में। पहले काकतिया यूनिवर्सिटी कैंपस में काम करते थे, अब वो अपनी ओन बिल्डिंग में जो है ना शिफ्ट हो गए, तो वो वरंगल में है। वहाँ से जो है ना वो लोग पूरे तेलंगाना एयरपोर्ट को कवर। तो जैसे ही एक लिस्ट उनके पास आ जाएगी, जेल आदि को नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करना। अब मैं उन की तरफ नहीं आ रहा हूँ जो हमारी 85% की काउंसलिंग। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में जब वो काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी और 15% से 2 वैकेंसी बच जाएगी, और हमेशा नहीं होती, तो वजह ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कौन लोग जाते हैं? टॉप रैंकर जाते हैं। यहाँ तो जो टॉप रैंकर है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा ना, प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल में भी टॉप रैंकर ही जाते हैं। तो हर रैंकर अपने अपने स्टेट को नहीं सिलेक्ट करेगा, तो 3-4 निकलेंगे वो, तो उनको जो है ना वहीं पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना हर साल ऑल इंडिया कोटा के सीट बचते हैं, वो सीट को फिर हमारे स्टेट में जो है ना रिवर्ट कर दिया जाएगा। हर स्टेट को जो सीट जिस स्टेट की सीट बची हुई है, फिर यहाँ से कैंडिडेट को मौका दे दिया जाता है कि तुम उसको सिलेक्ट करो। तो अब ये सारी सीट लेकर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन किस लिए किया जाता है? कई लोग है ना, मेरी बच्ची को जो है ना 400 मार्क्स है, 494 मार्क्स है, और रैंक जो है ना 2 लाख के करीब है, मिलता कि नहीं मिलता कि रैंक 2 लाख का हो। तो उनके लिए आप सबके लिए मैं ये अर्ज कर दूँ, ये इतला दे दूँ कि ऑल इंडिया रैंक का जो मामला है हमारे स्टेट के एडमिशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। नीट में आप जो भी तफसीलात दिए थे वो वहीं पर खत्म हो गई। वहाँ पर आप गलती भी दिए थे। कल परसों लड़का आया था MS एजुकेशन का है, वो नीट की एप्लीकेशन है, माँ के नाम की जगह बाप का नाम लिख दिया, बाप के नाम की जगह माँ का नाम। वो आया था, अब कैसा हो गया, बोलने में बैठा तो मैं बड़ा आप यूँ समझिए कि नीट में आप जो कुछ लिखे थे वो पूरा जो भूल गया। अब आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे ये आपका फाइनल होगा। इसमें जो गलती करेंगे उसकी तलाशी नहीं होगी, उसका करेक्शन नहीं होगा। तो अब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो एक बात का एहतियात, बहुत ज़्यादा जो है एहतियात कीजिए कि कोई भी आपकी जो है ना फॉर्म फिलअपिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। नीट में जो गलती है उसको भूल जाए। तो फिर स्टेट में जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या ज़रूरत है? तो ऑल इंडिया की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें तेलंगाना के भी बच्चे हैं, पंजाब के भी बच्चे हैं, तमिलनाडु के भी बच्चे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कैंडिडेट है, उसका जो है ना रैंक 122 है। मिसाल के तौर पर 126 तेलंगाना वाला नहीं है, तमिलनाडु वाला है। 124 बिहार वाला है, 125 पंजाब वाला है। तो इस एतबार से आप ऑल इंडिया रैंक को स्टेट पर वर्कआउट नहीं कर सकते। तो स्टेट के रैंकिंग बनाने के लिए अब दायर है कि यूनिवर्सिटी वाले ऑल इंडिया रैंक ले लेके अपना स्टेट PS भूल लेते हैं, बैठ के तो वर्कआउट नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक के जो बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उनको उनके मार्क्स के हिसाब से, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से फिट करता रहता है। जैसे फर्स्ट रैंक स्टेट का है, उसके मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल 702, यानी कि थर्ड ऑल इंडिया स्टेट की जो है थर्ड लड़की आई है, तो हो सकता है उसका रैंक होगा 1 हमारे पास, लेकिन वहाँ ऑल इंडिया में उसका रैंक क्या है 3। तो ऐसे जो है ना वो सेट करते जाएगा। तो वो जो लिस्ट बनेगी उसको कहते हैं प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ये कैंडिडेट रजिस्टर किए हैं, ये फिक्स नहीं है। इसलिए फिक्स नहीं है कि ऊपर के जो कैंडिडेट है इस बार
इससे पहले नहीं होता ना। इस बार वो एम्स में भी चले जाएंगे, जिप्पर में ही चले जाएंगे, टॉप कॉलेजेस जो है ना उसमें चले जाएंगे, तो ऊपर से जो रैंक ऑल इंडिया को कट जाएगा। तो हमारे पास जो शुरू होगा, हमारे पास फर्स्ट रैंक पे वो रजिस्ट्रेशन जो होगा प्रोविजनली, तो वो प्रोविजनल लिस्ट डिक्लेयर होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे, चाहे वो घर में बैठ के कीजिए या आपको किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट सेंटर पर जाके करना है, तो दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। एक चीज उसका जो पेमेंट है ऑनलाइन, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आपका नहीं तो आपके वादा का, वालिद का, भाई का, बहन का, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट होगा ऑनलाइन, कैश में नहीं होगा। और लास्ट ईयर इसकी फीस थी रजिस्ट्रेशन की 3500। हो सकता है कि इस बार कुछ बढ़ाई जाए, 4000 भी हो सकती है, 4500 भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत खर्चे में है पैंडेमिक की वजह से, तो 5000 भी कर सकती है। अब तो जना मुँह खोल के बैठे हैं, इस ज़माने में मुतवल थे, खाते पीते थे, उस ज़माने में जो है 600 से 3,500 कर दिए 600 से, तो इस बार भी जो है कुछ हो सकता है। तो ये एक चीज़ आप साथ ध्यान में रखिएगा कि आप, तो कल मेरे से कल दो बहुत शरीयत किस्म के लोग जो है ना मुझे अपने दोनों बाहों में दबा रहे हैं। एक थे जबरदस्त मिस्टर वाजिद, और दूसरे जो है ना टीवी एंकर कम जबरदस्त मिस्टर जावेद रफी। तो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे कि अगर से खुदाना खासा में थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती तो पसीने बजाना नहीं हो जाता। तो सारे सवाल आप लोगों की तरफ से कर रहे थे, वो उनके भी नहीं कर रहे थे। तो जावेद साहब ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि फर्ज कीजिए किसी के पास ना डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना जो है ना वो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, वो बच्चे क्या करें? अब तो बड़ा प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए जो तरीका है, आप घर से मत कीजिए, आप इंटरनेट पे चले जाइए। हर इंटरनेट वाले का अकाउंट होता है, उस अकाउंट में से वो आपके लिए पैसा पे करेगा, चाहे वो 3,500 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, और उसके एवज कुछ पैसे आपको देना वो एडिशनल और आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि बच्ची का ही क्रेडिट कार्ड हो, बच्चे का ही हो या वालिद का हो, वही नहीं, आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। कैसे करते हैं आपकी मर्जी की बात। तो अगर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये बड़ा अच्छा सवाल था उन्होंने उठाया। हालांकि मैंने समझता था किसी के पास यानी बैंक अकाउंट नहीं है या कार्ड नहीं है, कोई नहीं सकता, लेकिन फिर भी एहतियातन बता रहा हूँ तो ये सवाल उनका था। तो वो इंटरनेट पे उनके अकाउंट से पेमेंट करके उनको जो 4,000 तो 40 रुपये लेंगे, 50 रुपये लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। आप जो है ना वो रजिस्टर करवाए। जब आप रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें जो नीट में फिलअप किए थे सेम वही पैटर्न है, और उसमें रहेगा आपका नीट का हार्ड नीट नंबर रहेगा, नीट का रैंक रहेगा, मार्क्स रहेंगे, और आपका नाम रहेगा, वालिद का नाम रहेगा, वालदा का नाम रहेगा, मार्क्स कितने लिए, IT के कितने हैं, SSC के कितने हैं, लोकल के, ये सारी चीज़ें जो डिटेल रहेंगी वो आप फिलअप कर देंगे। उसमें दो चीज़ें स्कैन करनी होगी आपको, एक पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करना, और एक जो है आपकी सिग्नेचर। तो वो इंटरनेट में उसकी फैसिलिटी है, तो लोग उसका स्कैनर रखे हुए हैं, और पेन भी अलग होता है साइन करने का। तो वो जो है वो दो चीज़ें जो है ना वो आपको एक आप अगर यहाँ से फिलअप करके भी लेके गए तो वहाँ पर भी जाके जो है ना आप उसको बोल के भी करवा सकते हैं वो, तो आपको जैसी भी सहूलत हो वो करनी। तो एक हो गया क्रेडिट कार्ड का मामला, दूसरा हो गया फोटो। अच्छा, फोटो जो है ना आजकल बहुत आसान बात है, 2 मिनट में आपको 25 फोटो का फिर दे दे रहे, 16 फोटो का फिर दे रहे, लेके रखिए। उसके बाद जो अहम जो चीज़ है मेन, जब आप रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं, ये काफ़ी अहमियत की आगे में जो कल टीवी इंटरव्यू छूट गई, इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है उसमें रजिस्ट्रेशन में, जिसको हम कहते हैं RMN, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एक बार जो मोबाइल नंबर आप दे दिए, आपका एडमिशन होने के बाद, क्लोज होने के बाद तक वही मोबाइल नंबर जो है ना कारगर रहेगा।
आप बीच में नहीं चेंज कर सकते कोई मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपका हर बच्चे के पास मोबाइल नंबर मालूम है, बेशक मालूम है, लेकिन मोबाइल की कुछ चीज़ें जो है उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ वो आपका सिम कार्ड जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए और उस पर इंटरनेट डेटा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ नेटवर्क प्रॉब्लम का जो सिम होता है वो है तो मत। अब जैसे मेरे पास थोड़ा फोन का है, कहीं तरह के सेलर में चला गया तो बंद हो जाता है, आवाज़ भी नहीं आती। ये इसलिए मैं आपको या इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपका सारा दावा वाला इस पे जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठते हैं तो आपको OTP देता है और वो OTP आपके फ़ोन के स्क्रीन पर बिटवीन 5 to 7 सेकंड रहता है, बिटवीन 5 to 7 सेकंड। उस बीच में जो है ना, और वो अल्फा 26 जो हमारे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वो उसमें एक आध जो है ना अपना ये भी फिगर भी रहता है, तो वो जो है ना जो डिस्प्ले हुआ आपके फ़ोन पे उसको जो है ना आपको वहाँ पर थोड़ी फीड कर देगा। पूरे अगर नहीं भी हो आप पहला फिगर दबा के तो उसका आपका OTP जो है ना डिसअपियर हो जाएगा। तो वो आपको जो है ना OTP फीड करने के लिए मोबाइल हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। लास्ट ईयर MS एजुकेशन की बच्ची थी, वो जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा दी, मोबाइल नंबर दे दी। उनके वालिद साहब जो है ना हॉलीडेज में आए हुए थे, मोबाइल नंबर उनका था, मोबाइल ले लिया, खाता कुछ चले। अब बच्ची फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठी, OTP आ रहा, कितने नंबर पे जाएगा? वालिद साहब के नंबर पे खत्म हो जाता। अब ये बच्चे यहाँ से वालिद को फोन करके साहब वो डैडी को OTP को देखे कहते कि ये यहाँ का OTP नहीं करेगा। इस एतबार से 3 चांसेस के बाद से आपका पूरा टोटल जो है जो आप डेटा फिलअप किए थे वो वाइप आउट हो गया। और बड़ी तकलीफ से बोल रहा हूँ कि उस बच्चे का एडमिशन नहीं होता क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकती, रजिस्टर नहीं कर सकती अपने। इस साल फिर जो है ना वो लेवल आगे वाई हो गई है, इंशाल्लाह मिल जाएगा इस बार, लेकिन जो वही है वो बच्ची को ध्यान देगा। तो ये छोटी छोटी हमारी जो गलतियाँ हैं ये हमको जो है बहुत बड़े तकालीफ को मुब्तला करती है। तो इन चीज़ों की तरफ हमको बहुत ध्यान देना। तो देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग, उसके बाद आप फोटो भी स्कैन कर दिए, साइन भी कर दिए, लास्ट में आप पेमेंट भी कर दिए। उसके बाद तो कहता है कि प्रिंट सबमिट जब करेंगे आप सबमिट करते प्रिंट, तो आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, उसका प्रिंट आउट आ जाए। वो प्रिंट आउट को आपको साथ में रखना रजिस्ट्रेशन के, और ये जो फोटो आप साथ में लेके थे ये फोटो उसको चिपका, जो फोटो आप स्कैन किए वो फोटो उसको चिपकाए, अब आपके पास रखना है। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को देखा जाए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है और भी मैं तो टोटल कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कवर करो, फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपलोड कर दीजिए। जब क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे देना। इसके बाद एक लिस्ट डिस्प्ले होगी, तो क्या मैंने जिक्र किया क्या प्रोविजनल डिस्प्ले है। तो प्रोविजनल डिस्प्ले जिसमें एज के भी बच्चे हैं, टिप्पर के भी हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए सब जो है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करे हुए हैं। इस प्रोविजनल लिस्ट के बाद में होता यह है कि आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। पूरी काउंसिलिंग का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ एक ही बात आपको जो है ना फिजिकली प्रेजेंस देना है। पूरी काउंसिलिंग के प्रोसेस में एक ही बार आपको फिजिकल प्रेजेंस रहना है और वो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से हेल्पलाइन सेंटर कायम किए जाते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं हैदराबाद में होते हैं और एक हेल्पलाइन सेंटर होता है वरंगल। हैदराबाद में जो सेंटर होते हैं JNTU में, PGR में, AU कॉलेज में, निजाम कॉलेज में है, और सिकंदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी IPT उसमें है।
सिवाय पुराने शहर के हर जगह, जबकि मैक्सिमम बच्चे जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं पुराने शहर के होते हैं। लेकिन हमारी बदनती भी है कि हमारे जो क्या रहनुमा हैं, बोल नहीं सकता कि वो आज तक के उस पर ध्यान नहीं दिए। हम जो है ना हाल दौड़ करके विज्ञान कॉलेज जाते हैं, EU कॉलेज जाते हैं, कुकटपल्ली भागते हैं, यूनिवर्सिटी भागते हैं, वहाँ जाके करवा के आते हैं। लेकिन पुराने शहर में कोई घटना नहीं होता। अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो आराम हो जाइए, तो लोगों के लिए कोशिश कर लें। कॉलेज का प्रिंसिपल, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई करने की जरूरत नहीं। आप सेल्फ अटेस्टेशन क्या है, तो वो जीरो कॉपी, दो सेल्फ कॉपी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेंटर में रिटर्न कर दिया जाता है, वो लोग रख लेते हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वो लोग रिटर्न कर देते हैं विद रिसीट। जो सर्टिफिकेट वेरीफाई किए हैं तो वो लोग करके जो हम देते हैं, तो वो वेरीफाई आपको को लेना, फिर से वेरीफाई कर लेना। अब आप लोगों को छूट जाता है, अरे छूट गया तो फिर आप एडमिशन को उसका प्रॉब्लम हो सकता है। कोई सर्टिफिकेट अगर से छूट गया तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो सर्टिफिकेट आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, तो मैं थोड़ा परेशान करके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक का कहना है कि जो दूर दराज से आए हैं तो उनको जो है ना वापस जाना है, जो खुद खवाते को। तो सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड है, पहले सबसे पहला है आपका नीट 2020 का हाल टिकट। नीट का हाल टिकट जिसको आप एडमिट कार्ड भी कहते हैं, एडमिट कार्ड भी कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोग जो है ना मुझे फ़ोन करके पूछे के साथ, हम जब एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर में गए थे तो हमारा हाल टिकट वो लोग वहाँ से ले लिए, अब हम क्या करें। तो इसके दो रास्ते हैं। एक तरीका ये है कि अभी वो ऑनलाइन है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर खुदा ना खासा डाउनलोड नहीं होता है तो उसकी एक जेरॉक्स कॉपी तो आपके पास होगी ही होगी। वो जेरॉक्स कॉपी आप साथ ले जाइए, उसको डिक्लेयर कर दीजिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट वॉज कलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, तो ऑटोमेटिकली वो लोग रेफर करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया फर्स्ट आपका सर्टिफिकेट, हाल टिकट आप नीट। सेकंड हो जाएगा आपका रैंक कार्ड, जो अभी आपने डाउनलोड किया, आपके रैंक सही मालूम हो ना, वो रैंक कार्ड को रखना है आपको। और SSC का मेमो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। दूसरे मेमोज में या PC वगैरह में आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता। SSC का जो मेमो है उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। तो आप जो है ना SSC का मार्क्स मेमो रखेंगे, इंटर का मार्क्स मेमो रखेंगे, इंटर की TC रखेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसमें भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर में वो SSC की TC होना क्या। SSC की TC आपके पास रहेगी कहाँ से, आप SSC की TC जूनियर कॉलेज में सबमिट करेंगे तो ही वो लोग आपको एडमिशन देंगे। तो जाहिर है जब आप वहाँ से निकलेंगे तो वो लोग आपको TC देंगे और वो TC होगी इंटर की। तो इंटर की TC जो है ना वैलिड है, SSC की TC के बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद है स्टडी सर्टिफिकेट, इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और ये आपको कम से कम 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड पूरे होना जरूरी है आपको लोकल कैंडिडेट प्रूफ करने के लिए। अगर आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड नहीं है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर लोकल कैटेगरी। ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर जो पढ़े हैं उसको प्रूफ कर देंगे। और आपके पास फर्स्ट से KG से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, KG से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फ्रॉम 6 to 12 ऑल दी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल एज वेल एज जूनियर कॉलेज शुड बी अवेलेबल। कुछ बच्चे जो है ना 6, 7, 8 एक स्कूल में पढ़ लिए, 9th और 10th एक स्कूल में पढ़ लिए, दोनों जगह से आपको यानी बोनाफाइड इशू हुआ स्टडी सर्टिफिकेट के बाद, वो कहेंगे कि 6 to 8 हमारे स्कूल में है, या फिर आप 9th और 10th पढ़े वो लोग हमारे स्कूल में तो वो इशू करेंगे, जूनियर कॉलेज वाले देंगे। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग बनाए स्टडी सर्टिफिकेट टू प्रूव योर लोकल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी। उसके बाद है BC सर्टिफिकेट, जो लोग BC क्लेम कर रहे हैं, जो लोग BC
क्लेम कर रहे हैं 4% कोटा की तहत, उनके पास बीसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और वो बीसी सर्टिफिकेट का कंडीशन ये है कि इट शुड हैव बीन इशूड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जो बीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो हमारे लिए जो है ना काबिल कबूल नहीं है, KNRDA से तो उसका एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आपका बीसी सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट का इशू किया हुआ मी सेवा सेंटर से मिलता है, वो आपको निकालकर रखना बीसी सर्टिफिकेट। उसके बाद लास्ट ईयर तक आधार कार्ड कंपल्सरी था, और वैसे आधार कार्ड मैं समझता हूँ कि सभी के पास होता है, किसी के पास बगैर आधार कार्ड का आज कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें ये फैसला किया गया है कि एजुकेशन के लिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। तो अब NRDA चीज़ की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आधार कार्ड को लोग मैं समझ रहा हूँ डिलीट ही कर देंगे, और खुदाना अगर डिलीट नहीं करें एक्टिव करें तो आप अपना आधार कार्ड एज ए प्रिकॉशनरी मेजर रख लीजिए आधार कार्ड। उसके बाद है मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये कंपल्सरी मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। उसकी वजह ये है कि कुछ नाम जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाले होते हैं बच्चों के। जैसे अभी दो तीन दिन पहले एक बच्ची को मुझे फोन की थी, उसका नाम है वर्दा शमाया, वर्दा शमाया। कार्पोरेट कल्चर में आ गए हम लोग को थोड़ा नामों में जो है, और मेरी जो है चचेरी बहन है उसके नंदन का नाम है अनुषा, और एक लड़की का नाम है लास्ट ईयर VRK कॉलेज की कैंडिडेट है, उसका नाम है रीम। तो इसीलिए जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हमारे लिए भी जो है ना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कंपल्सरी मैंडेटरी करती है। तो वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से लेना है? वो सर्टिफिकेट आपको उस स्कूल से लेना है जहाँ पर आप 10th पढ़ के पास किए। 10th जहाँ से भी आप पास किए किसी भी स्कूल से, वो 10th जहाँ पर पढ़े हैं उस स्कूल के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको लिखवा लेंगे। स्कूल का जो है ना राउंड फिल लगवाना उसको जरूर। इसलिए मैंने पता क्या कोई नाम लोगों कैंडिडेट है क्या, कोई NRI कोई आए हुए कोई है नहीं? अगर कोई नाम लोगों कैंडिडेट है तो आप हैं। तो नाम लोगों के लिए ये है कि पढ़े यहाँ पर कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? 7th से पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 7th के बाद में पढ़े लोग 9th 10th 11th में पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों के लिए लोकल जो बेनिफिट मिलना है लोकल कैंडिडेट के वो नहीं मिलते NRI कैंडिडेट के। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है उनको लोकल ये अनरिजर्व कोटा 15% जो होता है उसमें नॉन लोकल यानी एडमिशन देने के लिए कि आइदर द कैंडिडेट और आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब वालदा या वालिद, ये तीनों में से कोई एक भी तेलंगाना स्टेट में अपनी सारी जिंदगी में 10 साल या 10 साल से ज़ायद रहे हो, दे वर द रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया, एनी एरिया इन तेलंगाना, पूरे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब तो वो 28 डिस्ट्रिक्ट कुछ कर दिया, लेकिन हमारे पास तो 10 डिस्ट्रिक्ट ही हैं। तो इसमें जहाँ पर भी रहे हैं तो वहाँ के यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं रेवेन्यू अथॉरिटी, चाहे वो MRO हो या तहसीलदार हो। तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट निकाल लेना है। तो इसमें भी आपको 85% कोटा में नहीं मिलेगा, 15% अनरिजर्व कोटा में मिलेगा, लेकिन आपको फैसिलिटी लोकल कैंडिडेट के मिलेगी। अगर आप ये आपके पास नहीं होता है तो यू विल ट्रीटेड एज ए NRI कैंडिडेट, एंड दैट NRI कैंडिडेट की जो फी है आप लोगों को मालूम है। NRI कैंडिडेट की फी जो है नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 22 लाख है, और मुस्लिम माइनॉरिटी जो 4 हमारे कॉलेज में 28 लाख है, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ्री सीट हम जिसको बोलते हैं उसकी है 60,000 ओनली पर एनम। ये सारी चीज़ जो है ना पर एनम होती है, पर मंथली होती है। तो उनको रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेना NRI कैंडिडेट अगर वो लोकल स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं। उसके बाद है जो लोग फी रियम्बर्समेंट लेना चाहते हैं, फी रियम्बर्समेंट लेना चाहते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट रखना चाहिए। वो इनकम सर्टिफिकेट कब का चाहिए?
which should have been issued by the revenue authority on or after 1st January of the academic year. अभी हमारा वो कैलेंडर ही है, कैलेंडर ही। अब हमारा जो कैलेंडर ही है 1 जनवरी 2020 का शुरू हुआ है और 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। तो आपकी काउंसलिंग से पहले आप जनवरी में भी लिए होंगे, फरवरी में लिए होंगे, मार्च से लॉकडाउन हो गया था, नहीं लिए तो अब निकाल लीजिए। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से पहले आपको सर्टिफिकेट करना, इनकम सर्टिफिकेट, और ये आपको जो है ना रेवेन्यू अथॉरिटी से लेने का इनकम सर्टिफिकेट होगा। और इनकम की जो हमारी तेलंगाना की जो लिमिट है वो काफी हमारा ऑफिस को बताइए, जब आप अप्लाई करेंगे तो किसको जरूरत है। तो वो जो SC और SC के लिए 2 लाख पर एनम है, और अदर एक्सेप्टिंग SC एंड ST 1 लाख पर एनम। इसके नीचे के जो लोग हैं वही लोग जो है ना रिइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल है, दूसरा लोग एलिजिबल नहीं है। इसके बाद है एक अंडरटेकिंग। वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मेरे पास है वैसे, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो होता है 100 रुपीज़ नॉन जुडिशियल पेपर पे आपको एक अंडरटेकिंग का प्रो फॉर्मा बना हुआ है, वो टाइप करवा के आपको साइन करना है। किसको? कैंडिडेट। विटनेस में 2 लोग साइन करना है, जनरली पेरेंट्स करते हैं, विटनेस 2 लोग साइन करना है। और इसको आपको नोटरी करवाने की जरूरत नहीं है, किसी रजिस्टर ऑफिसर का साइन करवाने की जरूरत नहीं है। तो अक्सर लोग क्या करते जाके नोटरी करवा रहे थे, 500 700 रुपये खर्च करते, कोई जरूरत नहीं। 100 रुपये का पेपर खरीदे किसी भी स्टाफ बिल्डर के पास, उसके पास ऑनलाइन जो प्रो फॉर्मा है वो वाका में जो है ना कॉपी करके आपका नाम चेंज करके नाम डाल देते जो है ना आपको निकाल कॉपी निकाल के दे देगा। वो कॉपी ले लीजिए, कैंडिडेट साइन करो और पेरेंट्स के ऊपर साइन करो, चाहे कोई 2 मिनट में कुछ हुए वो साइन करके उसको भी रख लीजिए। लेकिन ये जो अंडरटेकिंग है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में काम ही नहीं आएगी। ये अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा, कॉलेज में जब आप जो है ना रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको रखना तो जब साथ ही साथ में रखने का। और उसके बाद रिजर्वेशन जो है, जैसे NCC के हैं, कैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, अगर ये लोग कुछ है तो वो जो कंसर्न सर्टिफिकेट इशू किए हुए NCC के हो या कैप के हो या फिजिकली हैंडीकैप के जो मेडिकल अथॉरिटी, ऑथराइज मेडिकल अथॉरिटी, मेरे जैसा डॉक्टर इशू कर दिया तो एक्सेप्ट नहीं होता। उसके जो है कुछ इंस्टीट्यूशन को जो है नॉमिनेट किया गया, तो वो लोग जो है ना आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो है ना वो लोग जज करते हैं, वो लोग आपको जो है ना सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको रखना है। और ये जो है ना गलत फहमी बहुत ज़्यादा फैला दी गई है, पर्टिकुलरली हमारे हैदराबाद में कैप सर्टिफिकेट के नाम से। कैप सर्टिफिकेट ये एक गैर जुड़ी की गलत फहमी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना हमेशा हर बार जो है ना निकलती रहती है, अफवाहें बहुत ज़्यादा वहीं से फैलती रहती है। तो ये गैप सर्टिफिकेट जो है ना हर कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उसी कैंडिडेट को साथ रखना है जिसने एक साल तालीम को डिसकंटिन्यू किया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो है ना नीट में आप क्वालिफाइड हो गए थे, लेकिन आपका राइट इतना नहीं आया कि आपका एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद से आप जो है ना कहीं कोचिंग नहीं लिए, किसी कॉलेज में आप कोचिंग नहीं लिए ना, कहीं पे जो है ना आप कंटिन्यू जो है स्टडीज किए, घर में ही बैठे रहे, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। इस साल तो नीट में जो है आप प्राइवेट अफेयर हो, अपने से फीस पे करके, किसी कॉलेज के थ्रू या किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू आपने फीस पे नहीं करवाई, आप खुद डायरेक्ट पे कर दिया, तो वो कैंडिडेट जो है उनको गैप सर्टिफिकेट इसलिए देना पड़ता है कि इस 1 साल के बीच में आप क्या करते रहे, कहीं ना कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, वो प्रूफ करने के लिए। लेकिन उसको जो है ना हर कॉलेज हर कोचिंग सेंटर वाले इशू कर रहे हैं, जहाँ पे अप्रोच करते हैं, तो ले लो बेहतर है। अगर नहीं भी है तो जनरल कैंडिडेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करें। तो ये जो सर्टिफिकेट है आप लोगों को रखने का है, पासपोर्ट साइज फोटो रखने का है आप लोग, और जो रिक्वायर्ड फीस है वो तो आप ऑनलाइन पे करो। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे आपका हो गया, होने के बाद आपको जो है ना लिस्ट यानी डिस्प्ले होगी, और वो लिस्ट कहलाएगी स्टेट फाइनल
फाइनल रैंक लिस्ट, और वो ऑथेंटिक लिस्ट है। उसमें जो आपका स्टेट रैंक आएगा वो पक्का हो गया, अब उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। उसमें कहीं कुछ छूट जाता है तो बाद में वो लोग जो है ना उसको एडजस्ट कर देते हैं और एडेटा उसका इशू करते हैं और उन लोगों को इंक्लूड कर देते हैं। तो उसके बाद से आप लगा थोड़ा सा नीचे प्रोविजनल जो आया था वो नहीं रहता, यहाँ पे आके चेंज होता है। तो वो जो रैंक आएगा वो स्टेट का फाइनल और बाइंडिंग रैंक। अब आपकी काउंसलिंग उसमें से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं स्टेट में कौन सी पोजिशन में हूँ। उसी में मुस्लिम माइनॉरिटी के बाद में MSM लिखा हुआ है, स्टेट रैंक रहेगा, नीट रैंक रहेगा, मार्क्स रहेंगे, नाम रहेगा, कैटेगरी रहेगी, शेड्यूल कैस्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, है। तो जहाँ पर मुस्लिम रहेंगे तो उसमें लिखा रहेगा MSM, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप मुस्लिम कैंडिडेट को कौन सा पोजिशन, तो उससे आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं कि मेरा पोजिशन क्या है और मैं कौन सी कॉलेज में आ सकता हूँ। पहले वो बड़ी एक हवा उठती थी कि भाई माइनॉरिटी का वो लिस्ट लिखी क्या था, माइनॉरिटी लिस्ट लिखी क्या था, वो फिरते रहते माइनॉरिटी तो मेरे लिए लोग बैठ के निकालते थे ले लेते उसको खैर देते भी थे। आप उसकी जरूरत नहीं, आपको बैठ के निकालें तो आपके पास रेडी कर ले पूरी लिस्ट, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ये यू के है, आप SU के है या वो यू के, उसमें लिख दिया गया है। अब लोकल एंड नॉन लोकल की तरफ हम आते हैं। लोकल जो है ना उसमें यूनिवर्सिटी के तहत जो लोग आते हैं तो सारे के सारे लोकल हैं। और अगर आप आंध्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या श्रीलंका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वो दो यूनिवर्सिटी के लिए अनरिजर्व को नॉन लोकल नहीं कहते हो, तो नॉन लोकल NRI के लड़के को कहते हैं, इनको अनरिजर्व कहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो आप लोग एलिजिबल है, आंध्रा को जाने के लिए एलिजिबल है, श्रीलंका के तौर पर वहाँ के बच्चे यहाँ आने के लिए एलिजिबल, 3 यूनिवर्सिटी एक दूसरे के लिए अनरिजर्व। तो ये जो लिस्ट आ गई आपको, तो इसमें आपका पोजीशन मालूम हो जाता है। उसके बाद से आपको नोटिफिकेशन आएगा वेब काउंसलिंग के। वेब काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो उसका तरीका तो बताइए कि आप घर में बैठ के कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाकर कर सकते हैं। वेब काउंसलिंग में जब आपका जो है ना वो सबमिट हो जाएगा या ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, तो वेब काउंसलिंग में होता है कि 2 कॉलम बनते हैं। लेफ्ट में आएगा कोर्स का नाम, राइट में आएंगे कॉलेज के नाम। तो लेफ्ट में जो कोर्स है आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं, PG आप लोगों के लिए बहुत होते हैं, आप लोगों के लिए MBBS BDS कोई तीसरा नहीं। तो पहले आप MBBS पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कॉलेज के नाम लेंगे। अब हमारे पास कॉलेज कितने हैं, हमारे पास टोटल 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, ESIC कॉलेज को मिला और 17 लास्ट ईयर के हिसाब की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐड होने वाले हैं सारे लास्ट ईयर का। वो है 17 नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज, 17 एंड 10 कितने होंगे, 27 हो गए, प्लस 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज। 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एक माइनॉरिटी कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन ओनली, सिर्फ लड़कियों के लिए। उस कॉलेज का नाम है VIK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, जो शादाबुल का ही जो है ना कॉलेज है। तो टोटल भी लास्ट ईयर में हमारे पास 31 कॉलेजेस, आपको नाम जो है ना उसके लिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि सभी साल का हुक्म है कि लोगों को देर हो जाएगी मैं पढ़ते बैठूँ या अगर से आप चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। उस्मानिया, गांधी, काकतिया वारंगल, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आदिलाबाद, निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके पास ही है यहाँ पर, महबूबनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिद्दीपेट, नलगोंडा, सूर्यापेट और ESI मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में। तो हैदराबाद में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बाकी के 7 जो है ना डिस्ट्रिक्ट में, काकतिया, निजामाबाद, महबूबनगर, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, नलगोंडा को मिला। और नॉन माइनॉरिटी जो कॉलेज है वो है अपोलो हैदराबाद, भास्करा कोहिनाबाद, हैदराबाद से भास्करा, फिर चलगड़ा और प्रतिमा जो कॉलेज है वो करीमनगर, चलगड़ा आनंदराव एंड प्रतिमा मेडिकल कॉलेज ये करीमनगर में। ये कॉलेज जो है नारकेटपल्ली में है और ये कॉलेज हैदराबाद कामिनी वालों की, और ममता मेडिकल कॉलेज एक खम्मम में है और एक हैदराबाद बचूपल्ली में। मेडिसिटी मेडचल में अपने आपके रोड पे है,
मेडचल से जो सिद्दीपेट के रोड को जो बाईपास रोड मिलाती है वहाँ पर है, अपलोड रोड है जो कि वहाँ पर है। और MNR मेडिकल कॉलेज है वो संगारेड्डी जो फसलवाड़ी जो एक छोटा सा विलेज संगारेड्डी का आता है वहाँ पर है MNR मेडिकल कॉलेज। और महेंद्रा रेड्डी मेडिकल कॉलेज छेवड़ा हैदराबाद के करीब में ही है ये भी। और RNA मेडिकल कॉलेज इस्लामपुर में है, 2500 रुपये करीब, ये इस्लामपुर जो है 2500 रुपये करीब है, 40 किलोमीटर होता है हैदराबाद से। और SKS मेडिकल कॉलेज है महबूब नगर में, और सुलभी मेडिकल कॉलेज है सिद्दीपेट में, और महावीर मेडिकल कॉलेज है विशाखापट्टनम। तो ये जो है 17 जो कॉलेज है, सॉरी मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज प्लस मल्लारेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, ये दो। जिस तरह BRK में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, नॉन मुस्लिम में भी एक एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए कॉलेज है मल्लारेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। लेकिन बेनिफिट ये है कि BRK मेडिकल कॉलेज में नॉन मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाता, जबकि मल्लारेड्डी वुमेन्स कॉलेज में मुस्लिम को भी एडमिशन दिया जाता। ये हमारे लिए बेनिफिट। और इसके बाद है 4 हमारे माइनॉरिटी कॉलेज, जिसमें फर्स्ट है दखन, तो सभी को मालूम है, बल्कि बच्चा पैदा हो तो दिमाग में दिया है दखन मेरा बैठा हुआ है, दखन मेडिकल कॉलेज। ये है कंचनगांव निमरमंडा फैजाबाद के आई सदर के पास। दूसरी है शादान किरणचोर, कोई महीनाबाद रोड पे जो BRK कॉलेज जो होता वही रोड पे। और तीसरी है अयान मेडिकल कॉलेज, ये जो है ना वही गंगा मामड़ी गाँव है, महीनाबाद में आता है, तो वहाँ पर है। ये कोएड है 3 के 3। और BRK जो मेडिकल कॉलेज है वो अजीत नगर में है, वो भी महीनाबाद में दिया है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर लेडीज। तो ये कॉलेज जो है ना, जब आप वेब काउंसलिंग के लिए कॉलेज का प्रेफरेंस देते रहेंगे तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पहले आप अपने सहूलत से गवर्नमेंट कॉलेज दे देंगे जो करीब करीब है, जैसा अच्छा रैंक है, निजामाबाद में रहना चाह रहे हैं तो आप पहले जो ना उस्मानिया गांधी दे देंगे, निजामाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज दे देंगे। तो ये जो है ना आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए इन कंसल्टेशन विद योर पेरेंट्स, उसके बाद में आपको वेब काउंसलिंग में अपना ऑप्शन दे दीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके रैंक के हिसाब से वो आपको जो है ना अलॉट होगा नहीं होगा, जो भी कॉलेज अलॉट होता है आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में आपको जो है ना मोबाइल फ़ोन नंबर जो मैं आपको बोला था RMN, उस पर मैसेज आता है कि यू हैव बीन अलॉटेड टू एंड टू कॉलेज, रिपोर्ट देयर along with all the original certificate and required fee। तो अब आपको जो है ना उस डेट उस टाइम से पहले या तो DD बनाकर या कैश लेकर आप उस कॉलेज को जाना है। जाके जो है ना कैश अगर देंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, रसीद दे देंगे आपको, और सर्टिफिकेट लेके आपको देंगे कस्टोडियन रिसीप्ट, कस्टोडियन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये 2 चीज़ें लेते नहीं भूलना है, ये लेते हैं। और जो कॉलेज आपको एक बार फर्स्ट अलॉट हो गई उसमें मैंडेटरी है कि आपको रिपोर्ट करना ही करना है, कंपल्सरी यू हैव टू रिपोर्ट। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो साल के सेकंड फेरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। बात हम बच्चा है फर्स्ट में कहा जाती है सेकंड में देख लेंगे, अपन आपका रैंक नहीं आया ना। जो फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं करे हैं तो अलग बात है, पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कॉलेज नहीं आया है वो अलग बात है। अगर कॉलेज आ गया है और आपको रिपोर्ट करोगे जो बोला गया आप रिपोर्ट नहीं करें तो फिर आपकी सीट जो है ना कोशिश हो जाएगी। आप उस साल के लिए टोटली जो है ना एलिजिबल दे रहे हैं उस कोर्स के लिए जिस कोर्स में आपको एडमिशन दिया गया, चाहे वो BDS हो या BDS। अगर BDS में था तो आप MBBS के लिए एलिजिबल रहते, MBBS था तो BDS के लिए एलिजिबल। तो ये आपको आप रिपोर्ट कर देना। अब बोलेंगे सर हमारी पसंद का कॉलेज लेना, तो आप फिर नेक्स्ट काउंसलिंग में जो है ना आपको पता कि वो जिस कॉलेज में आप एडमिटेड हैं उसको छोड़ के आपकी जो प्रेफरेंस कॉलेज है वो लिस्ट देंगे। उसमें अगर से आपको आ गया तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रॉम द प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज टू द न्यूली अलॉटेड कॉलेज, वहाँ पर आप स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनल कुछ भरना नहीं होता, आपके सर्टिफिकेट आप जो फीस वहाँ पर वो कॉलेज जो भरे हैं वो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगे। और मतलब कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो एडमिन चार्जेस के नाम पे कुछ 2000 2 3,000 ऐसे कुछ है ना वो डिडक्ट करते हैं, तो वो ले लेके आपको फिर यहाँ पर आगे रिपोर्ट करना है।
जो नहीं पढ़े। तो इस तरह से आपके तीन काउंसलिंग के तीन फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। उसके बाद होता है माप ऑफ राउंड, और ये आखिरी राउंड होता है। इसके बाद फिर कोई काउंसलिंग नहीं होती, माप ऑफ राउंड। तो माप ऑफ राउंड जो है, इसके बाद जो है ना कोई काउंसलिंग नहीं होती है। लेकिन इसके बाद से पिछले साल 2019 में माप ऑफ राउंड के बाद भी कुछ सीट बचे, तो फिर ये और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फाइनल माप ऑफ राउंड काउंसलिंग ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो उसमें भी जो है ना 5-7 फीट जो बच गए थे तो वहीं के तो इस एतबार से आपके 4 राउंड पकड़ के आप चलिए, 3 फेज है, 1 माप। तो इसमें एक बार आप जो रजिस्ट्रेशन करवा के जो फीस पे करें, ये चारों के लिए जो है ना वो लगे। आपको हर फेज के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, अलग फीस पे करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम में जो आप 3,500 या 4,000 जो भी पे कर दिए, पूरे माप ऑफ राउंड तक वो जो है ना आपके लिए लगेगा। अब ये होने के बाद आप कॉलेज को जाएंगे, कॉलेज को जाके रिपोर्ट कर देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, तो लोग आपको डेट देंगे, उसमें हमारे फलान डेट के लिए और जाते जो है ना वो क्लासेस नहीं शुरू करते आप। जैसा हर साल क्या होता था, 1 अगस्त से जो है क्लासेस शुरू होते थे, जून में प्रोसीजर शुरू होता था, जुलाई एंड तक चलता था, 1 अगस्त से जो है क्लासेस शुरू होते थे। लेकिन इस साल थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि जो डिले हो गया है ना, इस डिले को एडजस्ट करने के लिए। तो उसमें जो है ना आपको डेट देंगे, तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो पहले दिन का जो होता है, तो उसमें आप कंपल्सरी पार्टिसिपेट करना है। तो ये बताने के लिए कि भाई कैंडिडेट आया है, रिपोर्ट किया, वरना जो है ना हमें जो वहाँ से वो लिस्ट भेज दिए कि भाई कैंडिडेट हैज नॉट रिपोर्टेड, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन में निकल जाए उस कॉलेज की, उसकी जगह दूसरे को लॉट करेगा। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है और आपके अटेंडेंस वहाँ पे डलवाना है। उसके बाद में भी फिर अप्लाई कर सकते हैं, अगर से काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। अरे साहब हम कॉलेज में बैठ गए ना, पढ़ रहे हैं, आप कहना पढ़ नहीं, पूरी काउंसलिंग खत्म होने तक यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फ्रॉम वन कॉलेज में अलग। कई बच्चे BDS से MBBS में आते हैं, BDS में BBS में आते हैं, कई निकले अब आपको जो है निजामाबाद चाहिए था, प्रतिमा मिली करीमनगर, सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली आपको करीमनगर या निजामाबाद, थर्ड राउंड में आ सकता, वापस में आ सकता, तो आप कभी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये आपका जो है ना टोटल काउंसलिंग जो प्रोसेस है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट, थर्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, फोर्थ फाइनल रैंक लिस्ट ऑफ द स्टेट, फिफ्थ वेब काउंसलिंग, उसके बाद रिपोर्टिंग इन दी अलॉटेड कॉलेज। ये जो है ना पूरे आपके फेज है, आपको जो काउंसलिंग में जो है ना काम आने वाले हैं, इनको याद रखिए। यहाँ पे अगर मैं कुछ छूट भी रहा हूँ तो आपको मैं लिंक दे दिया हूँ, आप ओपन कर लीजिए, वो पार्ट है उसमें सारी चीज़ें ये कवर हुई है, और उसमें से कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पे और भी RML उसमें नहीं था, कल रात को मुझे घर जाने के बाद भी याद आया। तो RML जो है ना एक एडिशनल है, उसको आपको ध्यान में रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मोबाइल, आपका मोबाइल, और उसको जो है ना बहुत हिफाजत में रखना, पानी में नहीं गिरने देना, क्रिकेट ना टूटने देना, आप किसी में खराब होना चाहिए। आपका एडमिशन कम्प्लीट हो गया, आप मैंने कॉलेज में तालीम शुरू करने स्टार्ट। इसके आगे कुछ है आप लोगों का, 1-2 मिनट बैठा हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद से आप लोगों के जो सवाल आते हैं, आपके जो डाउट हैं, इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करें। माशाअल्लाह, बड़ी तफसील से और तेरामील काउंसलिंग की तरफ से मालूमात फराहम की गई। आपके दरमियान में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आफ्टर तेलंगाना गवर्नमेंट, मैं पहले ही बता दिया आपको, BC सर्टिफिकेट इशूड बाई तेलंगाना गवर्नमेंट, नॉट इशूड बाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जब आई है पावर में, जब तक कभी भी इशू की है वो लाइन, आप उधर नया सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले का इशू किया हुआ है, क्या वो वैलिड है या नहीं, फिर उनको जो है फिर BC सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। तो इस बात में आप लोगों को बता चुका है कि वो BC सर्टिफिकेट जो तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पर इख्तियार में आने के बाद में आपको इशू की है,
वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए आपके लिए वैलिड है, बीसीई सर्टिफिकेट। एक बार बीसीई सर्टिफिकेट इशू हो गया, इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर यू। उससे पहले तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आपको बीसीई सर्टिफिकेट इशू की थी, वो वैलिड नहीं है। इसी तरह से मैं इनकम सर्टिफिकेट की बात बता दूं, हालांकि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक मोहतरमा मुझे फोन करी थी कि साहब मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट 29 दिसंबर का इशू किया हुआ है, क्या ये मैं इस साल में जो है ना बच्चे के लिए यूज कर सकती हूँ? तो यहाँ टेक्निकल लेकुना ये है कि अगर 31 दिसंबर को भी इशू हुआ इनकम सर्टिफिकेट 2019 का, वो वैलिड नहीं है इस साल, सिर्फ 12 घंटे का ही फर्क है। लेकिन 31 दिसंबर 2019 को भी इशू हुआ है इनकम सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं होगा। मुझे फोन कीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं रात के 4 बजे से मुझे फोन आ अब्रॉड जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे, बैठ जाओ बताइएगा, ठीक है। तो हाँ, ये एक मिनट की बात होगा। तो बाहर जो लोग होते हैं जैसे कतर में हैं, सऊदी में हैं, यूएई में हैं, तो फिर एक चीज़ में खास तौर पर देखा कि बच्चों से ज़्यादा जो है ना मतलब बच्चे वालिदैन होते हैं, तो उनकी जो ज़हनी कैफियत से जो इस्तेमाल होता है उसको दूर करना ज़रूरी है। और मैं अगर से मेरा आराम देखूंगा तो जाहिर है कि उनका अगर जब मैं खिदमत नहीं करूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी के माने खत्म, या तो फिर मुझे इतनी आने नहीं चाहिए। जब मैं आ गया हूँ तो मेरे को रात में 4 बजे आप कौन सी डिपेंड नहीं करें, मेरे को स्टेट के इनका पार्टिसिपेट कर सकते या नहीं कर सकते, मेरी बच्चे का ये सवाल है। तो ऑल इंडिया कोटा में आपको पार्टिसिपेट करना कहीं पर मैंडेटरी नहीं है। आपका 720 में से 720 है, आप अपने आपको शोएब पूछिए, आप शोएब हैं, 720 मार्क्स लिए हुए हैं, फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाना चाहते, आपको मर्जी की बात है, आप निजामाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में देते, आपकी मर्जी की बात है, उसके लिए मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। आप दोनों में जाना चाहती है तो दोनों में जाइए, लेकिन आपको वहां पर कब नहीं छोड़ा जाएगा। सेकंड राउंड हो गया ऑल इंडिया कोटा का और आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, रिपोर्ट कर लिया, रिपोर्ट करने के बाद में आपको एग्जिट का परमिशन दिया, तो वो भी सेकंड राउंड के बाद। ऑल इंडिया कोटा में 2 राउंड होते हैं, एक राउंड होता है फर्स्ट राउंड जिसमें फ्री एग्जिट होता है, जिसमें कोई पेनल्टी नहीं, फ्री एग्जिट होता है, आप रिपोर्ट करो मत। सेकंड राउंड में आप नहीं रिपोर्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्ट करने के बाद आप जब निकलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पेनल्टी मिलती है और आपको फिर काउंसिलिंग में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया। और फर्स्ट हम लोग रजिस्टर कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आप हर राउंड में करना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन हर फेज में। तो जब जहाँ वो टाइम पे हमारे लाइक चॉइसेस जो है, जो प्रायोरिटी वाइज हम लोग जो लिस्ट दिए वो चेंज कर सकते हैं जब चाहे तब। और ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही होती है लॉगिंग वगैरह, या फिर उसके लिए फिर अलग देखिए बच्चे का कहना ये है कि रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो जो कॉलेज हमारे चॉइस के हैं क्या हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, या जो वहाँ पर लिस्ट बनी है उसके हिसाब से चलना। हर फेज में बिल्कुल सही बता, हर फेज व्यवस्था के तौर पे इन्होंने एक फेज में जो है ना कुछ कॉलेज सिलेक्ट कर लिए थे, क्या सेकंड फेज में वही उसमें ऑर्डर उसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा? नहीं, आपकी मर्जी की बात है, यू कैन चेंज एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फेज में जो है ना आपको बीआरके मेडिकल कॉलेज में मिल गया एकदम प्रूफ होगा, और आप नहीं चाहते कि बीआरके मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, आपके जहन में दखन बैठी हुई, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में जब ऑप्शन फिलअप करेंगी तो बीआरके मेडिकल कॉलेज को टच नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दी बीआरके मेडिकल कॉलेज। तो आप पहला ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सेकंड होगा, उसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो कॉलेज सिलेक्ट कर सकते, उसमें भी नहीं आया। थर्ड राउंड है जो आपका, थर्ड राउंड में जो है ना जगह में नहीं मिला, शाला मिलने की उम्मीद नहीं है भाई, तो मैं आयात में डाल देती, मैं बच्चों के साथ रहने नहीं चाहती, तो आप आयात में डालिए, उसको सबसे लीस्ट समझते हो वो डालिए, आपकी मर्जी की बात है। यू कैन चेंज योर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यूर विल एंड विल, देयर इज नो कंपल्शन दैट यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ओनली, यू हैव टू गो टू द फर्स्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आप जो कॉलेज दिए वही कॉलेज है, रिपीट करना जरूरी नहीं, आपकी मर्जी से हर स्टेज में आप
जनाब अब्दुल रहीम साहब को हो चुके हैं और मुझे नया काम होता है और समी साहब और साथ ही काफ़ी प्यारे था। कल मैं आपका देख चुका हूँ मालूम तो वैसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो सका, तो आज एक ऐसे मौका है कि डिग्री जो कोर्स है तो उसको मैंने आपकी तरफ से हेल्प की। और सबसे पहले जो अब तो स्टेट के बारे में एवरीथिंग इज क्लियर, उसके बारे में कोई दोहराई नहीं है, आप बेहतरीन समझ चुके हैं। अभी मेरा सिर्फ सवाल है जैसे कॉलेज या प्रोजेक्ट तो अगर लड़की को रैंक आया है 440 मार्क्स है 445, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ऑल इंडिया बोर्ड में, तो उसके लिए जब मैं अपने NCC.NIC.in वेबसाइट पे रिसर्च किया हूँ और बहुत से जो भी इंस्टीट्यूट है समाज के देखा हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है। तो आपका तजुर्बा ये है जो उसको हल कर सकता है। तो इसमें 15% नहीं अपन लोग जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 15% कोटा जो रहता है OBC के लिए, रिजर्वेशन करके OBC के लिए। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ऑल इंडिया कोटा में, यानी अपन लोग अपने तो BC सर्टिफिकेट है एक वो तो स्टेट के लिए अप्लीकेबल, तो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 15% के लिए अपन लोग काउंसलिंग करने वाले हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि उसमें बता रहे हैं कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 10% कुछ रहते हैं वो स्टेट्स, और OBC नॉन क्रीमिलियर की 15% उनके बताए हुए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपका सवाल था कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो बताया था 445, तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए कोई खैर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु हैज पास क्रैक, आजकल जो उसका एक नया वो लफ्ज दिया गया है कि क्रैक डेट नहीं, तो वो मेरे को आपका समझ नहीं आया कि कितने टुकड़े किया गया या उसमें कितने जो है ना शब्द डाले गए दिमाग में, क्रैक आई हैव क्रैक विद नीड बोलते कोई कितने नहीं, और हमारे दौर में बोलते भाई आई हैव पास द एग्जामिनेशन, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो जो भी क्वालिफाई हुए हैं और पास किया, तो इसके जो क्वालिफाई मार्क्स है एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीट का जो ओपन कैटेगरी OS जिसको आप कहते हैं उन लोगों के लिए 134 मार्क्स लाना कंपल्सरी है, CCE के लिए 107 और शेड्यूल टाइप के लिए नहीं। ये इसका जो है वो है, अगर ये मार्क्स आपके आए हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए। जो ऑनलाइन जब काउंसलिंग होती थी तो ये मार्क्स वालों को बुलाते ही नहीं थे, वेब काउंसलिंग में ये अब सोच हो गई कि आपका रैंक क्या है, आपके मार्क्स क्या है, कोई पूछने वाला नहीं, जो चाहे आप जो है ना वेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके करीब मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि भाई रसा मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो ऑल इंडिया कोटा में जो हमारे जनरल एडमिशन होते हैं, मैं आपको बता चुका है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज है, एम्स एंड ये जो है ना ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, इसमें हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है 15%। तो इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो जो है ना हाईएस्ट मार्क्स वाले करेंगे। तो 445 के लिए आप ऑल इंडिया कोटा के लिए सोचना ही मुनासिब नहीं है, लेकिन अपनी तशक्की के लिए आपको एक्सरसाइज करने का पूरा उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई कि यू कैन पार्टिसिपेट बट प्रोवाइडेड वेदर यू गेट और नॉट, दैट इज फेट। अब अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो आप OBC का जो निकालें तो OBC का और ये BC का एक बहुत बड़ा जो है ना कंफ्यूजन हमारे लोगों में बैठा हुआ है। देखिए एक्चुअली BC जो हमारा सर्टिफिकेट है इट इज अप्लीकेबल एंड वैलिड ओनली एंड ओनली इन 2 स्टेट्स, दैट इज तेलंगाना एंड आंध्रा। BCE इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अलग है, EWS ये बैकवर्ड की बात करो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और इकोनॉमिकल वीकर में बहुत बड़ा फर्क है। तो BCE का जो क्या है, तो ये BCE OBC में आते हैं या नहीं आते, तो ये जो लोग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है जो शेड्यूल्ड रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है उसमें सिर्फ 4 कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया
वो 4 कैटेगरी है। बैकवर्ड ये जिसको BCE कहते हैं, सॉरी BCA कहते हैं, और बैकवर्ड B, BCB, BCC, BCD, ये नोटिफाइड है। ये लोग सारे हिंदुस्तान में इनका रिजर्वेशन है, सारे रिजर्वेशन में इनका रिजर्वेशन है, मतलब सारे हिंदुस्तान में इनका रिजर्वेशन है। हाँ, तो थोड़ा नहीं बता। तो वो BCA में जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों मिले हुए हैं, जैसे पिंजाबे हैं, वो गाजीपुर वाले हैं, वो दोनों आते हैं। BCB में ओनली पहले नाम मुस्लिम का है। BCC exclusively 1% for Christians only for Christians, and BCD में भी जो है ना नाम मुस्लिम का है, और वो भी जो है ना मिले जुले नाम। अब ये OBC क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोली कि भाई स्टेट वाले जो अपने अपने हिसाब से देता है, हम जो है ना BCE एक देती है, तो इनको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए एक कैटेगरी ओपन करेंगे OBC, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन एडिशन टू दीज 4, इन एडिशन टू दीज 4 A, B, C and D, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC। आपके पास BCE हो सकता है, कर्नाटक में कोई और हो सकता है, आसाम में कुछ और हो सकता है। आसाम में मुस्लिम जो है ना ट्राइबल होते हैं, ST होते हैं मुस्लिम। ट्राइबल के माने ये हैं कि जो पहाड़ियों में रहते हैं, कबाइली जिसको कहते हैं, तो आसाम में मुस्लिम जो है शेड्यूल ट्राइब में काउंट होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना OBC ये क्रिएट किए हैं। हमारा जो BC आता है वो OBC में आता है, OBC में आता है, लेकिन सेंटर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इट इज वैलिड ओनली फॉर ट्विस्ट। अगर ऑल इंडिया कोटा में आपको यहाँ पे उस्मानिया में एडमिशन मिल रहा है, रांची में मिल रहा है, काकरिया में मिल रहा है, BC इज एप्लीकेबल। सपोज आप कर्नाटक में ऑल इंडिया कोटा है, तो आपका BC इज एप्लीकेबल, यू आर ओनली ए OC कैंडिडेट है। तो फर्दर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट में सेंट्रल OBC का सर्टिफिकेट है ना, आपको BC इज ए OBC सर्टिफिकेट, एडिशनल OBC सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती आपकी। BC इज कम्स अंडर OC। कर्नाटक वाला का कुछ MC होगा, आसाम वाला का AC होगा, तो ये सर्टिफिकेट करना होगा, तो वो जो है ना OBC में आएगा, लेकिन सेंट्रल में वैलिड नहीं होगा। इट इज वैलिड ओनली फॉर द स्टेट।